हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, बातें करने का चैनल है। बातें करी किस बात पे जाती है? औरतों के जीवन से जुड़े हर मुद्दे पर। उनकी छोटी मोटी उलझने, उनकी बड़ी उलझने, उनके गिल्ट, उनके ट्रॉमास, उनकी करने के बाद कोई काम जो उलझन होती है, क्या मैंने सही किया या इतना तो कर दिया, आगे क्या करूं, जो वो किसी से भी कहेंगी तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें जज करेगा। तो वो चीजें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। अच्छी बात यह है, डिस्कस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब जवाब देती हूँ, कई बार उससे पहले कई बार उसके बाद, हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं मिलकर एक दूसरे की समस्या पे, अगर किसी के पास उसका कोई सच में कारगर इलाज होता है जो उसने अपनी लाइफ में किया और उसको फायदा हुआ, वो भी शेयर करते हैं। तो बहुत छोटी सी सही लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिटी यहाँ पर बिल्डअप हो गई है, जो मुझे बहुत प्यारी है। आज हम एपिसोड 230 उसके जवाब देने के लिए बैठे हैं। आई होप कि आप सबके जवाब मैं दे पाऊंगी। 62 प्रश्न है इसमें, 62 कमेंट्स हैं। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं और कितनी मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। हेलो दीदी, मैं आपके साथ अपनी खुशी बताना चाहती हूँ। आपकी वजह से मैंने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। खुशी इस बात की है कि मुझे डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड कहीं मुझे मना ना कर दें, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसी बात की बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान करे आपका चैनल, आपका कंटेंट जर्नी बहुत अच्छा रहे। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड ने घर की सारी जिम्मेदारी निभाई, अपने बहनों की शादी की, भाइयों को पढ़ाई लिखाई करवाई, फिर भाई का गवर्नमेंट जॉब लग गया, फिर दोनों भाई मिलकर जमीन खरीदे। जमीन की रजिस्ट्री में मेरे हस्बैंड नहीं आप आए थे, देवर ने अपने नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लिया। अरे, उसने कहा बाद में आप आओगे तो नाम लिख देंगे। फिर हम लोग गांव में आकर 5 साल से रहने लगे। फिर मेरे हस्बैंड ने रजिस्ट्री करने को कहा तो उसने आधा आधा नहीं किया, बहुत कहा पर अपने 2 हिस्से लिए और 1 हिस्सा दिया। इसकी वजह से हम लोगों से बातचीत नहीं होती। अब वो फोन किया माता पिता को गया जी बैठने के लिए, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तुम बोला जब तुम घर के लिए कुछ किए ही नहीं तो शामिल नहीं होऊंगा मैं। तो मैडम बताएं हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ मिलना चाहिए नहीं? सब भाई बहन बहुत धोखा दिए हैं। इसे सच में धोखा ही कहेंगे और कोई टर्म इसके लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब हम पैसे इतने सारे मिला के जमीन लेने जा रहे हैं तो आपके हस्बैंड कहाँ उलझ गए उस टाइम पे, क्यों नहीं आ पाए? उससे जरूरी और क्या था? एक दिन के कुछ घंटे ही तो निकालने थे। जमीन जायदाद के बारे में बड़े बुड्ढे कह गए हैं कि कभी भी जब इतनी क्रूशल कोई चीज हो ना, तो इतना भरोसा किसी पे भी मत करो कि उसका ईमान डोलने के पूरे चांसेस हो और आपकी वाट लगने के। सही बताऊं तो ये है। तो एक गलती तो सबसे बड़ी वही हो गई कि भाई कहते हैं ना, धोखा वही देता है जो जिस पे आपने भरोसा करा हो। जिस पे भरोसा ही नहीं करा वो धोखा कैसे देगा? तो ये धोखा हो गया आपके साथ। लेकिन भैया ये है, अब या तो बड़ा दिल करके, लेकिन कैसे करोगे? अगर हमने पैसे आधे दिए थे, सामने से हमें चीज आधी नहीं मिली, तो कैसे मन करेगा? और ऐसा धोखेबाज भाई जो एक बार इतना बड़ा धोखा दे सकता है, वो दोबारा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो बेकार ही है ऐसे लोगों से मेल जोल रखना। तो लेकिन बात वो है कि अगर हमारे पास ना मैके है ना ससुराल है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हो जाती है स्थिति कि भाई कोई है ही नहीं अपना दुनिया में। और कल को कोई अड़ी बेड़ी पड़ गई, जमीन मकान दुकान इन सबसे अलग भी, बिना पैसे के भी होता है कि आदमी की जरूरत होती है कि आदमी कम से कम खड़ा हो जाए परिवार का। अब उस टाइम पे लगता है कि एक फैमिली तो हो, या तो परिवार मैके की तरफ से स्ट्रांग हो या फिर ससुराल की तरफ से। तो वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो अगर अपना दिल इतना बड़ा कर सकते हो तो बस मुंह का बोल तो रख ही लो, बिल्कुल ना खत्म करो, है ना? लेकिन मन तो नहीं मिलेगा ऐसे आदमी के साथ। नेक्स्ट, 2020 में सगाई होने के बाद मेरे फियांसे को पता चल गया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। ये भी मुझे पर बहुत पाबंदियां लगाने लगा कि किसके साथ है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना। आदमियों की थिंकिंग होती है ऐसी, खुद कुछ भी करें, मुझे बात करना भी पसंद नहीं था। मेरा देवर भी ड्रिंक करता है तो उसने मेरे से बात करना चाहिए, तो इन्होंने मना किया कि मेरे भाई से बात नहीं करनी। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे नहीं करनी शादी। यह आदमी अभी से इतनी बंदिश लगा रहा है तो फिर तो मुझे जीने ही नहीं देगा, अपने भाई तक से बात नहीं करने देता। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है, तेरी भाभी भी तो रह रही है, ये वो करके मेरी बात अनसुनी कर दी, मुझे समझा दिया बस। नहीं, आपको समझना नहीं है इस बात में, गलत है। अगर ये भी पता चल गया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इस वजह से भी अगर मेरा होने वाला पति शादी से पहले ही मुझ पर इतनी बंदिश लगा रहा, तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि बाद में तो वो
जीना हराम कर देगा। बॉयफ्रेंड था तो था ना, अब पास टाइम में जाके उसे डिलीट तो कर नहीं सकते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगे की लाइफ भी ऐसे ही उसी टॉर्चर को झेलते हुए बिताएंगे कि था जी इसलिए अब और आगे परमिशन नहीं है। मत करो शादी, मम्मी को बोलो कि अभी मैं अनमैरिड, मैं आपको बोल रही हूँ, ना बच्चा है ना शादी का लांछन सिर पे है, और कल को यही चीज हुई और फिर डिवोर्स करके मैं आऊंगी तब ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे नहीं करनी शादी। अड़ जाओ इस चीज पे, और सही में मेरे को भी इंट्यूशन ऐसी नहीं आ रही सुन के। मान लिया हमने अपनी लाइफ का पास्ट उसके साथ शेयर कर दिया, तो वो इसीलिए तो करते हैं कि सामने वाला क्या रिएक्शन देगा, और उस हिसाब से फिर हम तय करेंगे कि आगे चलना है नहीं चलना है। तो सामने वाले का रिएक्शन ऐसा आया है कि हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो हम फिर शादी नहीं करेंगे। यही तो बात होती है, सगाई का मतलब शादी थोड़ी हो जाता है। नेक्स्ट, मैम आप स्कूल में चाय लेकर जाते हो, उसमें कितनी देर चाय गर्म रहती है, उसमें दूध लेकर जा सकते हैं क्या? छोटे बच्चे का अगर जा सकते हैं तो प्लीज लिंक देना। देखो, जो थर्मस का हिसाब होता है वही चाय का होता है, उतने ही घंटे उसमें रहती है। अगर हम ढक्कन एक बार भी नहीं खोल रहे तो 6-7 घंटे तक भी उसमें चाय जब खोलोगे तो गर्म निकलेगी, लेकिन एक बार खुल गई दोबारा सोचो बची हुई उतनी ही निकलेगी, तो वो नहीं निकलेगी उतनी गर्म। ठीक है, लेकिन 6-7 घंटे तक भी जब वो खुलेगी चाय तो वो प्रॉपर गर्म निकलती है, जैसी आपने भरी होगी उस हिसाब से। और अगर आपने उसको ट्रीट कर लिया कि चाय डालने से पहले गर्म पानी डाल के बोतल गर्म कर ली है, तो बिल्कुल ही ऐसी निकलेगी फ्रेश। बट जैसे थर्मस में, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने ट्राई किया था, थर्मस में चाय गर्म पानी ये चल जाता है, लेकिन आप दूध डाल के ले जाओगे वो फट जाएगा। तो इसमें भी मुझे ऐसे ही लगता है, दूध नहीं चलेगा। दूध आपको या तो लाने ले जाने के मतलब का जब तक हिसाब हो ना, बच्चे को पाउडर वाले दूध की आदत ऐसे टाइम पे रखनी चाहिए कि अगर उसको मेन गाय का भैंस का दूध नहीं मिल रहा तो पाउडर वाला दूध पी ले, तो वो सही रहता। अपना गर्म पानी थर्मस में रखा, एक डिब्बी डाली उसमें और दूध बन गया। ये वाला दूध नहीं चलता। नेक्स्ट प्रॉब्लम मीन्स हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, कोई जॉब नहीं कुछ नहीं, सास ससुर को लगता है बेटा नहीं कमाता तो तलाक ले लो, पर मैं क्या करूं, मैं तो रह रही हूं ना वहां। अब देखो, अगर आप रह रहे हो कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि भाई मेरे को रहना है, ठीक है, मुझे तलाक नहीं लेना, ये बिल्कुल कंप्लीटली आपकी चॉइस है, इसमें आपको कोई ना जज करेगा, ना आपको कोई बता सकता कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन अगर हम रह रहे हैं तो जो हमारी सर्वाइवल है उसका इंतजाम अब कहाँ से होगा वो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर हस्बैंड नहीं कमा रहे तो इट मीन्स हमें कमाना पड़ेगा, हमारा खर्चा पानी कहाँ से निकलेगा। दूसरी चीज, अगर हमारा हस्बैंड का फिजिकल इमोशनल किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं है, फिर हमें वो एक जीवन अपना उस तरीके से ही जीना है। कल को ये ना हो कि हम यहाँ खुश नहीं है तो हमारा इधर उधर कहीं शुरू हो गया, है ना? या फिर हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं कि बाहर तमाशा हो रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी लाइफ है, आपको कैसी बनानी है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी बने। जरूरी नहीं है कि जिनके हस्बैंड कमाते हैं, जिनके हस्बैंड ड्रिंक नहीं करते, वही लोग शादी में रह रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, है ना? और ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। एक अच्छी चीज ये है, जब ऐसे सोच कर रहोगे तो जो भी प्रॉब्लम आती है उनको आप बेहतर तरीके से हल कर पाते हो। नेक्स्ट, मैम मैं 3 बार से क्वेश्चन कर रही हूँ बट नो रिप्लाई, ऐसा क्यों? देखो, अब मुझे ना पुराने वो देखने आ गए हैं, मैं आपका देख लेती हूँ। सही में आपका 3 में है, लेकिन ये है कि यही पूछ रहे हो बार बार। एक तो कि कौन सा है, एपिसोड 225, इसमें मुझे दिख रहा है एक बड़ा कमेंट। इसमें लिखा है मैं आपके तीनों चैनल देखती हूँ, एक तो आपका कमेंट बहुत बड़ा है, पता नहीं कैसे छूटा, लेकिन ये छूट गया होगा। बाकी दिनों तो स्टार्टिंग से ही देखती हूँ, जस्टिफाई वाला कम देखती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया, मेरा एक सवाल है मेरी कजिन नंद और उनके हस्बैंड को लेकर। वैसे तो मैं ज्यादा लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हमारे दिल को लग जाती हैं। मैं इंस्टाग्राम पर मीशो के प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ, रील्स भी बनाती हूँ। साड़ी का रिव्यू कुछ दिन से देना स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक अटैच रहती है रील्स या पोस्ट को लेकर। जो ननद के हस्बैंड मेरी रील्स को देखकर मेरी नंद को बोले इन भरतपुर वाली का कुछ अलग ही चलता है, कहाँ से पल्ले पड़ गई है। ये बात मेरी ननद बोली, मुझे बताओ ये भी कोई कहने की बात है? ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। मुझे तो ये बात सच लगती है कि रिश्तेदार ही आपको खुश नहीं देख सकते,
जबकि मेरी हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि पहले रिश्तेदारों को ही ब्लॉक कर दूं। मुझे मेरी नंद को क्या जवाब देना चाहिए? प्लीज रिप्लाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जी के चैनल के लिए। ठीक है, आपका ना देखो, ये तो नंदोई है, लेकिन जब हम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आते हैं तो हम अपने आप को किसी भी रूप में, चाहे हमारा नीच कुछ भी हो, पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। पब्लिक फ्री है कुछ भी उसमें कमेंट में लिखने के लिए, हम फ्री हैं उस पर कैसा भी रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन तुमने ऐसा कहा ही क्यों? कहीं ना कहीं ये अधिकार हम लोगों से छूट जाता है, क्योंकि पलट के लॉजिकल जवाब ये आता है कि भाई आप अपनी लाइफ या अपने आप को दिखा रहे हो, है ना, कमेंट करने के लिए हमें इंसिस्ट भी कर रहे हो, हमने कर दिया कमेंट, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ऐसे मत करो। ठीक, बाकी ये है कि तमीज वो नहीं है। दूसरी चीज कि रिश्तेदारी अपने आप को आपको देख के खुश नहीं होते, वो भी 99% सही बैठता है। लेकिन मैं इस मामले में मैं कहती हूँ कि लकी हूँ, मेरे पीठ पीछे कोई कहता हो नहीं कहता हो, लेकिन मेरे सामने या मेरे हस्बैंड से या मेरे ससुराल वालों से आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी बहू क्या कर रही है। और एक बात ये भी है कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज का कि कोई ये चीज ना कह के चले, है ना। मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ इस चीज का हमेशा ही, क्योंकि बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम 40+, दो क्राइटेरिया तो वही है। उसके चक्कर में एक लेवल मेंटेन है डिसेंसी का, ग्रेस का, कि मैं उससे नीचे जा ही नहीं रही, तो कोई कहेगा क्या। एक तो ये भी है कि पॉइंट छोड़ो ही मत, लेकिन फिर भी जब आप कोई पॉइंट नहीं छोड़ते तब भी कहने वाला कह के चलता है, उसकी एक तो आदत डाल लो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जीत ये है कि हस्बैंड का सपोर्ट है, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना बिंदास काम करो। रही बात रिश्तेदारों को ब्लॉक करने वाली, गोल्डन आइडिया है, अगर आपको लगता है कोई रिश्तेदार आपके इस तरीके की हैं, ब्लॉक करो, छुट्टी। ना तुम देखोगे, ना हम तुम्हें देखेंगे, ना हमारे कंटेंट पे तुम कमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें इसलिए इतना बताया समझाया है कि आज नंदोई है, कल को कोई और होगा, कल को कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है, तो ये चीजें ना लेने की आदत डालो जब हम कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन कैसे छूट गया था आई डोंट नो, पर आई थिंक अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट, दी जॉब के बाद घर भी संभालती हूँ पर मेंटल डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ, घर की समस्याओं के चलते बहुत परेशान हूँ, प्लीज मोटिवेट करें, दो बच्चों को अच्छे से पाल सकूं, लव यू फ्रॉम MP उज्जैन। इनका वही है, ये अभी वही है, इन्हीं के आईडी से आया था कि हस्बैंड जो है वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये इन्हीं का है। अब इनके दो बच्चे भी हैं और जॉब के साथ ये करती हैं घर मैनेज, जो मैं कह रही थी ना कि अगर हस्बैंड नहीं कमाता तो आप कमाओ। अब ये तीनों क्वेश्चन मैं सम अप कर रही हूँ, ये अलग अलग इन्होंने कमेंट करे थे। दोनों बच्चों को मोटिवेट कर सको पालने के लिए, आप मोटिवेट हो सको, आप ये कह रहे हो, है ना। देखो, बच्चों को पालने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कुदरत ने अंदर से खुद ही दिया है। मेरे को मेरी मम्मी की बात याद आ गई इस चीज पे, जब चिड़िया, पहले तो घरों में ही घोंसले लगे रहते थे ना, तो हम लोग अक्सर देखते थे, तो जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती थी, कुछ लाती थी, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि देख इसे क्या कमाई खानी है, एक पेट की ममता है। तो वही कहती थी कि मतलब एक माँ बाप बनते ही ना एक नेचुरल आपके अंदर आ जाता है, अपने बच्चों की केयर, उन्हें अच्छे से अच्छा सब कुछ देने की इच्छा, वो नॉर्मल होती है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप नहीं दे पा रही हो, ये फीलिंग ही आपको अपने आप मोटिवेट करेगी। आप यहाँ पर पूछ रही हो ये चीज, इसका मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छी मम्मी हो और बहुत कुछ करना चाह भी रही होंगी और कर भी रही होंगी अपने बच्चों के लिए, आई एम श्योर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो आप जॉब और घर सब संभाल रहे हो, देखो अगर आपका पति सपोर्टिव हो तो यही चीजें आसानी से हो जाती हैं, सपोर्टिव नहीं है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सपोर्टिव ना होने के साथ साथ और आपकी राह में अड़चने डाल रहा है, दारू पी रहा है, परेशान कर रहा है, कमा नहीं रहा, और ऊपर से सास ससुर भी, तो स्थिति डिप्रेसिंग हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है, काम का ओवरलोड हो रहा है, जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, और शरीर और मन जवाब दे रहा है, यही होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको ना अपने साथ थोड़ा सा ढीला पड़ना पड़ेगा, इट्स ओके बोलना सीखना पड़ेगा। जो चीजें छोड़ने से कोई धरती आसमान ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे, उन चीजों को छोड़ते जाओ। नौकरी जरूरी है क्योंकि घर उससे चल रहा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वो रखो कि मैं समय पे पहुंचूं,
मैं अच्छे से काम वहाँ पे कर पाऊँ, इसलिए मेंटल थोड़ा सा रिलैक्स रहे। वहां पर इतना आरामदायक और वैसा वातावरण रखो काम करने के लिए कि वहां पर आप काम भी करो लेकिन आपको यहाँ से थकान ना हो, शरीर भी थके तो भी ऐसा कि बस थोड़ी देर लेटे एंड सही। वहां पे अगर आपका कंफर्ट जोन या फिर आपके एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है जहाँ पे आप काम करते हो, तो भी आप, मैं बता रही हूँ, इस स्थिति से अच्छे से पार पा जाओगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी घर में एनर्जी आपको लग रहा है हस्बैंड की वजह से ड्रेन हो रही है, वो वहां पर आप कहीं ना कहीं कवर अप कर लोगे। ठीक है। इसके अलावा अपना ध्यान अलग से भी थोड़ा सा रखना शुरू करो। एक्सरसाइज अगर नहीं करती हो, करना शुरू कर दो। अपना जो पसंद का म्यूजिक है वो कभी सुनो। ये चीजें ना आपने सुनी होंगी और अनगिनत बार हर कोई यही कहता है, बट हम सुन के ना टाल देते हैं। लेकिन मैंने खुद ट्राई करा है ये चीज। जब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा हो ना जिंदगी ऐसी हो गई है, क्या करूं, ये वो रास्ता नहीं सूझ रहा, ये सिली सी ट्रिक, गोविंदा के, डेविड धवन की पिक्चरों के गाने, अजीबोगरीब जो बड़े फंकी से टोन होती थी, वाइब होती थी, जिनको सुन के हम हंसा करते थे कभी अपनी एज में, है ना। और ये वाले गाने, या फिर आप सिंपल सी एक्सरसाइज का एक सेशन, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक जुम्बा डांस का सेशन, आप ये सब करो बिल्कुल उसी उतरे हुए मुंह के साथ। लेकिन जब तक वो सेशन खत्म होता है ना, मैजिकली सब कुछ चेंज होने लगता है। तो ये चीजें ट्राई करो, आप खुश रहोगे, एक्टिव रहोगे। तो इतनी मुश्किल जिंदगी है, लेकिन आई होप कि आप कर जाओगे। और असली स्ट्रेंथ बनेंगे फिर आपके बच्चे। क्योंकि ये जो आपकी तपस्या है अभी कुछ सालों की, और जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं होते, ये आपको अकेले करनी है, लेकिन फिर उस तपस्या के साक्षी रहेंगे आपके बच्चे। और फिर आपका कहीं ना कहीं एक जो सूदिंग पीरियड आपको चाहिए कि भाई रिलैक्स, वो भी मिलेगा। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरे हस्बैंड हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। मेरी 3 डॉटर हैं, फर्स्ट 8 साल की, सेकंड 3 साल की और 6 महीने की, 3.5 ईयर की होगी, 3.5। थर्ड डॉटर 3 महीने की है। मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं। मेरी और मेरी MIL में कभी आपस में बात नहीं होती। एक ही घर में रहते हैं हम, वो ग्राउंड फ्लोर पर और मैं फर्स्ट फ्लोर पर। घर मेरा 4 DIL है। 4 DIL है मतलब एक अनमैरिड है, डॉटर इन लॉ। अच्छा, फ्लोर पर घर मेरी 4 डॉटर इन लॉ हैं, एक अनमैरिड है और बाकी सब मैरिड हैं। पिछले कमेंट में आपने सजेस्ट किया था कि अगर हस्बैंड सेविंग्स के बारे में नहीं बता रहे तो कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहो कहाँ है सेविंग, बट मैंने सारे ऑप्शन ट्राई करके देख लिए। पैसे से रिलेटेड बात करते ही भड़क जाते हैं, कंटिन्यू झगड़ा होता रहता है, या फिर मेरे क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। मेरी शादी को 9 साल हो गए, मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरे खर्चे के लिए पैसे भी लड़ झगड़ के देते हैं। अगर मैं खुद से पैसे ना मांगू तो 5-6 महीने तक पैसे ही नहीं देते। बोलते हैं तुझे जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, ज्यादा बोलती है तो बोलते हैं तुझे खाने पहनने को नहीं मिल रहा क्या? मेरे 3 बच्चे के डिलीवरी का टाइम मेरी MIL एक बार भी हॉस्पिटल में मुझे मिलने तक नहीं आई, और 8 साल से अपना अलग खाना बनाती हैं। बट पिछले 8 साल से FIL मेरे यहाँ खाना खाते हैं। बीच में ज्यादा झगड़ा हुआ तो उनके पास 1 साल खाना गया। अब जब से बेटी हुई है तब से मेरे यहाँ ही खाना खाते हैं, पिछले 8 महीने से। FIL भी जॉब नहीं कर रहे, घर का सारा खर्च हस्बैंड ही करते हैं। केस फैमिली है आपकी, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल, अगर वो बात करने से बता नहीं रहे और कुछ नहीं कर रहे, और खर्चा देने पे ये कह रहे हैं जो तू मांगे मैं ला के दूंगा, तो मांगती रहो। आप सोच के देखो, आपके पास 5,000 रुपए होते तो आप क्या क्या करती। जो जो आपको चाहिए एग्जैक्ट जरूरत का सामान, आप उन्हें बताती रहो कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए, जो जो चाहिए, ये नहीं कि फालतू में, लेकिन जो भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करती, तो आप सिंपल उन्हें बताओ कि मुझे ये ला के दो। अगर जरूरत की चीज उन्हें नहीं लगेगी, वो फिर नानुकुर करेंगे, तब बोलोगे यार अब मेरे को पैसे देने में ये कि तू जो कहेगी ला के दूंगा, मैं कह रही हूँ तो ला के नहीं दे रही। चीजें जरूरत की बताना। अगेन एक चीज दिमाग में रखना, मुद्दा पति से लड़ना नहीं है। मुद्दा है कि हम जो बिना पैसे के हमें परेशानी महसूस हो रही है उससे छुटकारा मिले। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, ये फ्रस्ट्रेशन खत्म कर लो कि जो आपको चाहिए, जो आप लेना चाहते हो, आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। दूसरी चीज की सेविंग कहाँ है, आप पूछने पे भी नहीं बता रहे, जब पूछ रहे हैं तो भड़क रहे हैं, देन छोड़ दो। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे पति की कमाई है वो, देखो भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, उसको छोड़ दो। 3 लड़कियां हैं आपकी, अगर घर खर्च के कुछ पैसे कहीं से भी आपको लगता है कि आपके हाथ में है इन्वेस्ट करना या बचाना, वहां अपनी कोशिश करो बचाने की।
लेकिन जब ये होता है ना कि पैसे नहीं दूंगा सामान ला के दूंगा, फिर आप भी मत बचाओ। जो सामान ला रहे हैं मंगवा रहे हैं, मंगाते रहो, लाते रहेंगे। कम से कम एक तरफ से आप सामान का उपभोग करके कुछ तो उस पैसे का सुख उठा पाओगे आपके पति के। और दूसरी बात ये कि जो आदमी सबके खर्चे कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आपको कह रहा है मैं ला के दूंगा, हो सकता है कुछ जोड़ रखा हो, आपको ना बताया, और नहीं तो भगवान पे छोड़ दो। लड़कियां हैं, अपनी किस्मत खुद लाता है हर बच्चा। आपको उनकी चिंता हो रही है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी एक तो ये तीसरी लड़की में भी लड़के के चक्कर में हुई हो या कुछ और हो, जब हमारा पति पत्नी का आपस में ढंग से बॉन्ड नहीं, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कहीं कोई ठिकाना नहीं, तो मुझे लगता है बच्चे पैदा करना उस टाइम पे सबसे बेवकूफी भरा डिसीजन होता है। हमें अपनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो हम नन्ही जान को क्यों ला रहे हैं दुनिया में। आप सोच के देखो, अगर आपके पास तीन तीन बेटियां ना होती, एक ही होती, मान लो आपको एक बेटी के बाद लगा कि यार यहाँ पे तो गड़बड़ चल रही है, आप नहीं करते दूसरा बच्चा, आप पे कितना प्रेशर कम होता है ना, कि भाई एक लड़की है, कैसे भी आदमी प्राइवेट नौकरी करके भी पाल लेगा। अब तीन तीन बेटियां हैं, इसलिए आपकी चिंता डबल हो गई है, लेकिन पति सुन नहीं रहे हैं, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दो इन्वेस्टमेंट और पैसे वाले मुद्दे को, कि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जब वो कहते हैं कि जो कहेगी ला के दे दूंगा, तो जो चाहिए वो उन्हें बोलते रहो, एक एक स्टेप करके क्लियर करो। फिर जो मेन चीज अगर वो नहीं हो रही तो जितना हो पा रहा उतना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट दी, आप मुझे हर टाइम मरने का डर लगता है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहा है लोगों को, मेरी एज 25 साल है, तो मरने से डर डर क्या है। और हमारी किसी ने इतनी लिखी है भगवान ने, 25 साल, 26 साल, 30 साल, 50 साल, तो जब हमारा टाइम आएगा हम डरेंगे तब भी नहीं रुकेंगे, जब नहीं डरेंगे तब भी नहीं रुकेंगे। भाई वो हमारे डरने से वो टाइम हमारा कम या ज्यादा नहीं होगा, जितना ऊपर वाले ने लिख के दे दिया वो उल्टी घड़ी चल रही है, जिस दिन खत्म हो जाएगा टॉक टाइम या हमारा टाइम, उस दिन हम चले जाएंगे, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर हार्ट अटैक आएगा तो आएगा, उसी से मरना लिखा है तो लिखा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और हमारे जाने के बाद क्या ही बदल जाएगा दुनिया में। इतना स्ट्रेस अपनी मौत का क्या लेना, वो तो आनी है एक बार। नेक्स्ट मैडम दूसरा कमेंट कर रहे हैं, मेरे ससुर ने आर्मी में थे लेकिन घर के प्रति कुछ भी नहीं किया, हमारा खेत भी सब बेच दिए, 4 बहनों की शादी मेरे हस्बैंड ने किया, अब देवर कहता है गया जी बैठने के लिए, हस्बैंड कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज बताएं क्या करें क्या नहीं करें। वो ही है जिनका जमीन में वो हो गया। अगर हस्बैंड कह रहे हैं यार मैं नहीं जाऊंगा, तो उनकी बात का मान रखो, क्योंकि उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया है ना। मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रही थी कि देखो ऐसे धोखेबाज आदमी से वैसे तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन फिर वही वाली बात आई कि भाई परिवार ये वो, कि दीदी तो परिवार से अलग हटने की सलाह दे रही है, हमारा मन नहीं है, ऐसा सोच के। या फिर अगर हमारा पियर और ससुराल एक भी घर नहीं होता, तो समझदारी इसमें है कि हम कम से कम एक तरफ से थोड़ा बहुत आना जाना रखें, अगर दोनों तरफ से नहीं हो पाता। लेकिन आपके भाई अगर आपको धोखा देते हैं तो ऑब्वियसली नहीं मन करता। तो आप अपने, मुझे पता है सीधा क्या लगता है ऐसी कंडीशन में, हमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पति का परिवार है, अगर उसको लग रहा है उसको मिलके रहना, मिलके रह लो। उसको लग रहा है भाई मेरे को तो इनसे मिलकर नहीं रहना, अलग रहना, अलग रह लो। हम कौन खामा बिना मतलब, ये पॉइंट है। उसका परिवार है, ज्यादातर औरतें इसलिए दुखी है कि भाई वो परिवार में घुसा पड़ा है, तब है कि कम से कम घुस रहा है, एटलीस्ट हमारा ध्यान तो रख ले, तब है असली समस्या कि भाई अब इसे हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पति का अपने घर वालों से बच गई, कुछ भी हो गया, उसका मन नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है हम भी नहीं जाएंगे, तुम्हारा मन है हम भी चल लेंगे, तुम तो सॉर्टेड रहो, जैसे वो कहे उसमें सही। नेक्स्ट दीदी, मैं शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी, उसके फैमिली ने मना कर दिया, रिश्ता लेकर आए, 15 साल बाद मेरी बड़ी बहन की लड़की का रिश्ता मांग रहे हैं अपने छोटे बेटे के लिए। मेरी बहन भी खुश है वहां रिश्ता करने के लिए, पर मैं बहुत दुखी हूँ, जब मैं गलत थी तो आज मेरी बहन की लड़की क्यों सही है। सही बात है। या फिर ये है जिस लड़के के साथ आप इंगेज होंगी वो नहीं होगा उस लायक, और जहां अब बात हो रही है वो लड़का होगा। एक ही घर के दो लड़के भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो प्रश्न आपको आपके मम्मी पापा से ही पूछना चाहिए। या फिर ये है कि भाई बहन की लड़की का रिश्ता है, आपके माँ बाप तो नाना नानी हुए ना, तब डिसीजन आपकी फैमिली का था, अब डिसीजन आपकी बहन की फैमिली का, ये भी फर्क है। लेकिन इतना वो मत छोटा करो, हालांकि उन लोगों से आमना सामना होगा,
उस लड़के से भी होगा जिससे आप इंगेज थी, तो स्थिति तो अजीब होने वाली है ही। लेकिन आप अगर इसमें ना नुकुर करेंगी या कोशिश करेंगी शादी ना हो, शादी तो होगी लेकिन आप अपनी कहीं ना कहीं भांजी की नजर में और बाकी परिवार वालों की नजर में बुरी बन जाएंगी। तो अच्छा ये रहेगा कि इस टाइम पिछली यादों को एक किनारे रख के, उसे मान के चलो एक फिल्मी सिचुएशन हो गई है आपकी लाइफ में, एंड हो जाने दो शादी, अटेंड करो मौसी बन के। नेक्स्ट, अपने घर का होम टूर देना। यार मुझे वो बड़ा थका देने वाला लगता है होम टूर देना। और दूसरी चीज, जब मैंने पहले भी बनाया था ना, तो एक दो कमेंट आए थे कि दीदी मतलब आपका सिक्योरिटी पर्पज से मुझे नहीं लगता है ठीक है। वो चीज मुझे सही में सही लगी। अब मैं अगर अपने घर का एक एक कोना बिल्कुल सब तरीके से दिखा दूं तो एक कहीं ना कहीं पब्लिकली आइडिया हो जाता है कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से नहीं निकल सकते। तो मुझे खुद भी लगा, इसीलिए एक बारी जैसा भी बनाया था मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मैंने इस चीज के लिए ट्राई ही नहीं करा। बाकी घर कैसा लगता है वो मैं हर दिवाली पे आपको दिखा जरूर देती हूँ। दिवाली पे जब पूरा घर सजता है तो मैं एक बार चक्कर लगवाती हूँ, वो देख सकते हो आप। बाकी तो मैं काम करते करते डोलती रहती हूँ, उसी में ही समझ लो जैसा भी है घर। मोटा मोटा बताऊंगी तो एक बेडरूम ऊपर है जहां मैं बैठ के शूट कर रही हूँ, नीचे एक पिंक रूम है छोटा, उसको इंजीनियर साहब तो बाथरूम बनाने वाले थे लेकिन मैंने उसे कमरा बना दिया, और एक बेडरूम है, लॉबी है, खत्म। नेक्स्ट, जी दी, मैंने कल रियल बिग ब्रदर फिजिकल टॉर्चर वाली बात बताई थी, वो बात पीछे रह गई है। फिर कॉलेज में मेरा एक बीएफ था, मैं उसके साथ घूमने गई थी बाइक पर। इनका थोड़ा सा बताऊं, इनके मतलब रियल भाई ने ही, वो भी छोटा था ये भी छोटी थी, लेकिन इनको सेक्सुअली अब्यूज किया है बचपन में। तो ये बता रही थी अपनी बात। तो अब आगे बताती हैं कि कॉलेज में एक बीएफ था, मैं उसके साथ घूमने गई थी बाइक पर। तो पास के ही किसी गांव से निकलते टाइम दो लोगों ने हमें रोक लिया, पूछ के चले गए। फिर उन्होंने अपनी गैंग को गाड़ी में बुला लिया फोन करके कि यहाँ पर एक लड़का लड़की है। उन्होंने मेरे बीएफ को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया और मुझे अंदर डाल के रेप की कोशिश करने लगे। मेरे कपड़े भी निकाल दिए। मेरे बीएफ ने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की, तो उन लोगों ने सबने मेरे साथ किस किया, फिर हमें छोड़ दिया। बहुत बुरी तरह डराकर मेरे बीएफ का फोन भी वहां गिर गया, बट वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे बाइक पे बैठाकर वहां से निकल गया। उसके बाद मैंने अपने बीएफ से भी बात धीरे धीरे बंद कर दी। वो मुस्लिम था और मैं हिंदू, हमारे बीच ऐसा कभी कुछ गलत नहीं हुआ था, बट मुझे डर लगने लगा भाई की हरकतें पहले, तो फिर मेरे साथ ऐसा। उसके साथ 2020 में मेरी सगाई हो गई। आगे दूसरा कमेंट करती हूँ। आपकी लाइफ सच में यार बहुत ही मुश्किल है। अब इसमें मैं क्या ही करूंगी, ट्रॉमा है और ऐसी चीजें तो आदमी जब तक जिएगा तब तक वो भूल नहीं सकता उस बुरे एक्सपीरियंस को। तो जस्ट प्रे कीजिए भगवान से कि आपके आपका जो जीवन साथी मिले वो इन जख्मों पर मरहम रखने वाला हो। अब उससे बताना है नहीं बताना है, ये भी एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इतना सब कुछ जान के हो सकता है वो भी गलती तरीके से बर्ताव आपके साथ शुरू कर दे, और हो सकता है कि वो आपका सच्चा सोलमेट और भगवान को आप पे तरस आ जाए, तो वो ये सोचे कि भाई ये जख्मी है इतनी लड़की पहले से, तो मैं इसको इतना प्यार से रखूं कि ये सारे पिछले दुख दर्द भूल जाए। तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि आपके ऊपर अब कृपा करें, बहुत हो गए दुख। नेक्स्ट, मैम मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, अपने घर से दूर रहती हूँ, मेरे 9 साल की एक बेटी है। हस्बैंड बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, गंदी गालियां मारपीट, यहाँ तक मेरे कैरेक्टर के लिए भी गंदा बोल देते हैं। अब तो स्कूल, यहाँ तक कि मैं और जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी आपके सामने सबके सामने झगड़ा करता है। अभी मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, बट उसने एक दिन भी मेरे से ढंग से बात नहीं की। प्रेगनेंसी में भी बहुत गंदा बिहेव किया। मैं सैटरडे को ही जाती थी, अब वो बंद कर दिया। बेटी उसके पास है, वो कुछ नहीं करता काम, सब तरीके से करके देख लिया, यहाँ तक कि एक बार थाने में भी जा चुकी हूँ, बट वो नहीं समझा। डिवोर्स का सोच रही हूँ पर बच्चे का ख्याल आ जाता है। अब रखी राखी और पिहर जाऊंगी तो कुछ दिन बेटी को लाने की सोच रही हूँ, पर वो नहीं भेजेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रेगनेंसी में मेरा साथ नहीं दिया, उससे आगे क्या उम्मीद करूँ, कैसे रह पाऊंगी उसके साथ, वो एक कॉल तक नहीं करता। जब इतनी बुरी हालत है और आप गवर्नमेंट टीचर हो, एक बच्चा हो गया चलो शुरू में हो गया, ये 3 मंथ वाली प्रेगनेंसी क्यों ही हो रही है।
वो प्रिकॉशन नहीं लेता, 10 चीजें ऐसी भी तो हैं जो महिलाएं ले सकती हैं प्रिकॉशन के तौर पे। हमारा बॉन्ड ही ढंग से नहीं बन रहा और हम उस आदमी के बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर अलग होने की नौबत आ गई तो ये बच्चे आपको अकेले पालने होंगे, ये भी तो दिमाग में लगाती थोड़ा सा। हालांकि कहते हैं कि भैया बच्चे अपना नसीब, अपना जिंदगी उनकी खुद की है, हम कौन। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि हम कौन। काफी हद तक हमारी लापरवाही या हमारी सजगता उस चीज को कंट्रोल कर सकती है ना। बाकी जब आप देख रही हो कि भैया वो किसी उस पे लूज होप वाली के कंडीशन है कि कुछ कहीं से भी उम्मीद लग नहीं रही, तो जॉब आपकी है ही। तो अगर होना है अलग तो होना ही है। ये तो बात फैक्ट है कि अगर जो आदमी प्रेगनेंसी में नहीं ध्यान रख रहा अपनी बीवी का, वो कब रखेगा? क्या उसे बच्चे से मोह होएगा? है ना। तो अब इसमें प्लीज हेल्प वाली बात जो है कि मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगी, उसमें यही है कि भैया आपका और आपके पति का मामला इतना ज्यादा खराब है। अगर उसमें थोड़ा भी चेंज आना होता तो जब आप सेकंड प्रेगनेंसी कर रही थी स्टार्ट, या 3 महीने हो गए, तो उसमें आता। अब उसमें नहीं आया। अब ये हो सकता है कि पहली बेटी थी, दूसरा अगर बेटा हो गया, कुछ लोगों का व्यवहार बेटे के बाद बदल जाता है, ऐसा हो जाए तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन जो प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान नहीं रख रहा, वो किसी कंडीशन में ध्यान नहीं रखेगा। तो अब जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि अगर उसकी लड़के की लालसा है और आपके लड़का हो जाए और तब स्थिति बदल जाए तो बात अलग है। नहीं तो फिर डिवोर्स लेना ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं 30 साल की हूँ, मेरा 8 साल का बेटा है, 9 साल की बेटी है। मेरा वेट 62 किलोग्राम है, मेरा ज्यादा पेट भी नहीं है, लेकिन मेरी जेठानी हमेशा ताना मारती है कि तुम बहुत ज्यादा मोटी हो, और जबकि वह खुद इतनी मोटी है, अलग से पता चलता है। वाई यू डोंट, बार बार मारती है, वही टोंट हो। मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं क्या करूं, जबकि उसके अलावा मुझे कोई और नहीं बोलता कि मेरा वेट ज्यादा है, तो आपके हिसाब से ज्यादा है मेरा, मुझे कम करना चाहिए। एज से वेट का नहीं पता चलता, हाइट से पता चलता है। आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से, अगर आपकी हाइट 5 फीट है और आपका वेट है 62, तो ज्यादा माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.5 या 5 फीट 8 इंच है और तब आपका वेट है 62, तो बिल्कुल परफेक्ट और फिट है। ये बात होती है। तो अपनी हाइट का आप सीधे गूगल पर टाइप करना, एवरेज वेट या आइडियल वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, उसमें लिख के आ जाएगा कि इतनी हाइट वाले का इतना वजन, इतनी हाइट वाले का इतना। उसके हिसाब से अपना कंपैरिजन करके देखो कि ज्यादा है या नहीं है। वह मान के चलो कि ज्यादा है भी। एक जेठानी कह रही है, बाकी कोई और नहीं कह रहा। आप कह रही हो वो खुद अलग से मोटी है, तो वो अपने आप को एग्जैक्टली अच्छा फील कराने के लिए आपको कह रही है। मोटी सी बात ये है। ना मैंने आपको देखा, ना आपकी जेठानी को देखा, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम करके जो बता रही हूँ कि ये हो रहा होगा। जिसके अंदर खुद कमी होती है ना, वो अक्सर दूसरों की वही कमियां पॉइंट आउट करके और अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सा देता है कि मैं इनसे बेटर हूँ। बस बात ये है। नेक्स्ट दी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीज की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताएं कि जब खुश होने का कोई जरिया ना हो हमारे पास, आई मीन ससुराल में भी हर वक्त कलेश का माहौल बना रहे और पीहर में भी। भाभी के कारण जाने का मन नहीं करता, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण एंड लोन होने के कारण आउट ऑफ सिटी कहीं जा नहीं सकते। 6 साल से दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गए। एंड पहले जो मूवीज एंड सीरियल बहुत अच्छे लगते थे, जिनसे माइंड फ्रेश हो जाता था, वो मूवीज सीरियल भी अच्छे नहीं लगते। कुल मिलाकर कहीं भी किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलता। एंड काफी महीनों से जॉब की ट्राई कर रही हूँ और जॉब भी नहीं लग रही, तो ऐसे में हाउस वाइफ अपने आप को कैसे खुश रखे। मैं वही हूँ जिसने भतीजी के फर्स्ट बर्थडे पर भाभी की इग्नोरेंस के बारे में बताया था। एंड थैंक यू इन एडवांस। देखो, ये कंडीशन ना मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कई बार मूड फ्रेश करने के जितने भी जरिए होते हैं, वो हमें बेकार लगने लगते हैं कहीं ना कहीं। मैं खुद इस स्थिति से गुजर रही हूँ कि जो चीजें पहले मुझे कोई रिलीफ दे देती थी, मूड अच्छा कर देती थी, वो चीजें अब कम होती जा रही हैं। मसलन शॉपिंग, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, खाना खाना, है ना, नए कपड़े पहन के फोटो खिंचवाना, अब वो मेरा काम बन गया। पहले क्या था, नई ड्रेसेस आ रही हैं, अब तो मैं ऑल वीडियो के लिए मंगा रही हूँ, लेकिन फिर भी तो नए कपड़े पहने, फोटो खींची और पोस्ट करी, तारीफें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, मेरा मूड एकदम से अच्छा हो जाता था। तो वो चीजें अभी भी थोड़ी हैं, लेकिन पहले से कम हो गई।
क्योंकि अब वो रोज का ही काम हो गया और एक बार में 4-4 जोड़ी कपड़े, ये वाली हो गई ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दूसरी चीज, किट्टी बंद हो गई, पता नहीं क्यों अब मुझे वो बचकानापन लगता है, झूठा सा लगता है, ऐसा लगता है क्या प्रपंच है, मुझे मन ही नहीं करता। वरना अभी भी 4-5 जगह ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कह दूं कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, तो वहां से प्रॉपर वो हो जाएगा, लेकिन नहीं मन करता। अब दूसरी ये वाली चीजें होती कब है, मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। कई बार ना एज, कई बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, कई बार लोगों का व्यवहार, और कई बार केवल ये समझ, जो मेरे किस्से में मुझे समझ में आ रही है। जब आप में इतनी मेच्योरिटी आ जाती है ना, तो आपको फेक और रियल, वो सब चीजें इतनी अलग अलग और इतनी स्पष्ट नजर आने लगती हैं कि जो फेक चीजें पहले से हमें अच्छा लगा दी थी, फील करा रही थी, या हम कहीं ना कहीं उनके साथ इन्वॉल्व हो जा रहे थे कि चल ठीक है, अब हमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती। आपके कंडीशन में क्या है, टीवी सीरियल ये सब है ना, ये तभी तक अच्छा लगते हैं जब हम वैसे थक रहे हो फिजिकली, चलो बैठे अच्छा लग गया थोड़ा सा, सही है, हमारे मन में कोई कैडी उलझन नहीं है। और जो मैंने अभी थोड़े प्रश्न पहले भी बोला था कि कम से कम एक परिवार से, ससुराल से या मैके से, कहीं से भी हो, थोड़ा सा ठीक हो तो आदमी चल जाता है। अकेली फैमिली में कहीं ना कहीं एक सोशल एनिमल है आदमी, तो वो चीज कहीं ना कहीं खाने लगती है कि हम कहीं से भी समृद्ध नहीं। कुछ परिवार तो ऐसे हों, चाहे अपने मायके की तरफ से हो या इधर से हो, तो वो लगता है कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए तभी अच्छा सा लगता है। वो आपके पॉइंट सबसे बड़ा जो आपका ये फील करने का है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि ना तो ससुराल में अच्छा कहीं से बॉन्ड आपको मिल रहा है और ना ही मायके में। आप ऐसी कंडीशन में करें क्या? ये तो हुई डायग्नोस की प्रॉब्लम है क्या और कारण क्या है। अब इसका वो क्या है सॉल्यूशन? देखो, सबसे पहले ना आपको एक्टिव रहना सीखना होगा। जॉब नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप वॉक पे जाओ, जरूर जाना, ये चीजें सुन के छोड़ना मत। 10 मिनट की वॉक जरूर करना, सुबह या शाम जब आपका मौका लगे, नहीं तो दोनों टाइम, ठीक है। घर में सुबह शाम भजन जरूर चलाओ, मन है नहीं है, जो आपको सुनने में अच्छे लगते थे शुरू से, या जो ट्रेडिशनल हिट है और कुछ नहीं समझ में आए तो आरतियां, सुबह शाम भजन जरूर चलाओ। अपने घर को अच्छे से साफ करो, सारे घर साफ करने का मन नहीं है, एक कमरा, एक कमरा भी साफ करने का मन नहीं है, एक अलमारी, एक अलमारी भी साफ करने का मन नहीं है, एक खाना जरूर साफ करो डेली, ठीक है। अपने कपड़े पहनने का तरीका, मन हो नहीं हो, ये सोचो कि मैं काम पे जा रही हूँ, सुबह जब भी आपका काम निपटे, नहाओ धो अच्छे से, ढंग से वेल मैनेज होके रह जाओ। फिलहाल ये 5-6 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको पेन डाउन कर लो और इनको करके देखो। करके देखो नहीं मतलब करो ही करो, थोड़ा थोड़ा करके जीवन में वापस आओगी। सच बता रही हूँ सीरियसली, अगर नहीं चीजें करी ना ये फॉलो, आप एक भंवर जैसा है, मैं डूब चुकी हूँ, तभी बता रही हूँ, इसमें से आपको निकालने कोई नहीं आएगा। तो इससे पहले कि आप डूबो, अपने आप को पहले ही खींच लो। अभी कोई नहीं दिख रहा ना चारों तरफ, कोई बात नहीं, ये शायद भगवान का ही तरीका है कि आपको अपने साथ जीना आ जाए। एक बार अपने साथ जीना आ जाता है, फिर सरप्राइजिंगली देखना, मैका ससुराल सब वापिस आएगा, सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन तब आप एक शील्ड मेंटेन कर चुकी होंगी, ऐसी कंडीशन में आ चुकी होंगी कि कोई आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं भी आ जाए तो बुरा नहीं है। तो ये चीज कर लो। नेक्स्ट, मैम मैं काम करती हूँ तो काम करने का हमेशा जल्दबाजी रहती है और एक्स्ट्रा काम तो होता ही नहीं, रोज के काम जल्दी जल्दी करके फोन देखने बैठ जाती हूँ, मुझे लगता है बिना व्लॉग देखे मेरी लाइफ में काम करके भी कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में, एक ही दिन पूछूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, डेली एक पूछूंगी। काम करने में हमेशा जल्दबाजी रहती है, एक्स्ट्रा काम होता नहीं और सारा काम करके आप फोन में लग जाते हो, आपकी दिक्कत ये है ना। इट्स ओके, मैं तो यही कहूंगी, लेकिन अपना काम इतनी जल्दी करके और एक्स्ट्रा कामों को सबको छोड़ के अगर आप फोन चला रही हैं, तो मेक श्योर कि कुछ वैल्यूएबल देखें। जब आप फोन छोड़ के हटती हैं, एक बार खुद से पूछ लिया करो कि इसमें कुछ आज नई चीज क्या सीखी, और उसके बाद फिर उसको करके देखा करो। अपना ऑडिट मत करो कि अगर नहीं करा तो नहीं देखेंगे,
कुछ तो देखा होगा ऐसा जो आप कर सकते हो। अगर मान लो आपने डांस की वीडियो देखी है, डांस करो। आपने फनी वीडियो ही देखी है, एक वीडियो ऐसी शूट करके देखो। आपको और घर के काम नहीं करने, मत करो, फोन में ही लग रहे हो। लेकिन जब आपको लगेगा धीरे धीरे, मतलब कुल मिला के कोई ना कोई क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हो, तो फोन में लगे रहना भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी छोटी बच्ची है, अगर मैं आपको सही पहचान रही हूँ, बेटा है, बेटे हैं दो आपके, तो भैया थोड़ा ध्यान उन पर देना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज ये भी है, अगर आप फोन इतना ज्यादा चलाओगी, बच्चों को फिर रोक नहीं पाओगी। सिंपल है, या तो एक पिछली बार आया था कमेंट कि अपने फोन को ना हमेशा सर्वाइवल चार्ज करो, इतना कम कि जब हाथ में उठाओ उसकी बैटरी कम दिखे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे इसकी बैटरी कम है, और उससे रिलेट कर लो कि ये टाइम मेरे बच्चों का है या ये टाइम मेरे घर का है। या फिर दूसरी चीज सिंपल यही है कि फोन को ना बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दो। सुबह जब तक आपके जो ड्यू काम है, जो आपको लगता है कि आपको करने चाहिए थे लेकिन आपने छोड़ दिए, जब तक वो काम पूरे ना हो जाए ना, फोन को स्विच ऑन ही मत करो। जब भी मेरे कोई काम ज्यादा बढ़े जाते हैं ना, तो मुझे पता है फोन हाथ में लेके इतने सारे प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ, तो वो काम नोटिफिकेशन देखने देखने में ही मेरे को आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। जब भी फोन उठाती हूँ, फिर जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं उतने उनके 10-12 के जो भी हैं वो जवाब भी देने होते हैं। क्योंकि एक साथ तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, तो मेरा ये रहता है जब देखे तभी दे दिए जवाब। तो एक बार में फोन उठाते 1 घंटा जाएगा ही जाएगा, ये सोच के जिस दिन मुझे बहुत ज्यादा काम होता है ना, उस दिन मैं मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों बंद कर देती हूँ फोन के। सिंपल शूट चल रहा है या फिर वो भी नहीं चल रहा और मैं काम कर रही हूँ, ताकि उसमें कोई नोटिफिकेशन आए ही ना। तो ये तो आपकी विल पावर है, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ना है, बस ये सोच लो कि काम पूरा करके उसके बाद ही पकड़ूंगी। नेक्स्ट मैम, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल में किन किन बातों का ध्यान रखें? मेरी बेटी 3 साल की है, बेटा 6 महीने का। मुझे हर सैटरडे और मंडे 150 किलोमीटर बस का सफर करना पड़ता है। देखो उसके लिए तो वही है, एक तो डायपर है ना, उसको चेंज करने का या कुछ है, तो ऐसे टाइम पे ना एक बड़ा पॉली बैग हमेशा साथ में रखना चाहिए कि अगर आपने डायपर चेंज किया और वहां कहीं फेंकने का स्पेस नहीं मिला, तो आपके पास रखने का स्पेस होना चाहिए। दूसरा, उसका दूध वगैरह जो है वो थर्मस में नहीं जाता है, तो मैंने अभी बताया था कि पाउडर मिल्क उस टाइम पे आप अपना रखें, ताकि बच्चा जो है वो भूखा भी ना रहे और काम हो जाए। अपना हैंडबैग इस तरीके का रखो, उसकी जिप खोल लो, पूरा बड़ा एक कंपार्टमेंट होना चाहिए बजाय मल्टीपल कंपार्टमेंट के। तो उसमें ना मेरे को लगता है, मतलब एक नहीं होना चाहिए। मेरे पास जितने भी थे ना, ऐसे बीच में एक पार्टीशन था, दो बड़े होते थे, तो उसमें मैं एक में छोटी चीजें रखती थी जिसमें मेरी भी चीजें इंक्लूड है, और एक पूरा डेडिकेटेड होता था बच्चे के सामान के लिए, और उसको पैरों के बीच में रख लिया करती थी। तो बार बार ना देखना नहीं पड़ता कि क्या क्यों कैसे। दूसरी चीज की, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उसके हिसाब से एक आध जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा भी छोटे बच्चे का, तो 6 महीने वाले का आपको रखना पड़ेगा। पता नहीं चलता बस में इतना लंबा सफर क्या हो जाए, है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी देखो कोई किसी को बता नहीं सकता। जब भी कोई परेशानी होती है ना, हमें एक बार हम कोई धोखा उठा लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि यार हमारे बच्चे के साथ ये चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो हम लेके चले। हैंड सोप है, सैनिटाइजर है, अपने लिए जैसे भी हो, है ना। और बच्चे के लिए तो मेन वही है, लोडिंग अनलोडिंग, उसका तो उसका इंतजाम करना होता है कि भूखा ना रहे, और जब सुसु पोटी करेगा तो वो तब हम क्या करेंगे। तो एक चीज ये होती है कि एक हम, जब मैं लंबे सफर पे जाती थी, तो अगर हमें लग रहा है, वैसे तो ढाबे वगैरह पे रुकते ही हैं, लेकिन फिर भी मान लो छोटा बच्चा है, रास्ते में उसने डायपर गंदा कर लिया, तो वेट वाइप्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। और एक सादी बोतल में, बिना पीने वाली एक सादी बोतल, जो 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की आती है ना, उसकी हम बोतल जरूर रखते थे मैं और मम्मी साथ में, ताकि अगर बच्चे ने बीच रास्ते में कहीं पोटी कर ली, कुछ कर ली, और रास्ते में हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो भी हम अपने बच्चे को क्लीन कर सकें। मेन उनकी लोडिंग अनलोडिंग का ही ध्यान रखना है, बाकी तो कर ही लेते हैं वो, खिड़की विड़की में देख के एंजॉय, कुछ बच्चे सो जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एज अ हाउस वाइफ, मुझे थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में बता सकती हैं, जैसे कि कैसे शूट करना, वॉइस ओवर, या आप जो म्यूजिक डालते हो कैसे डालते हो? देखो ये चीजें मैं पहले भी कई बार बता चुकी, ये यहाँ पर 2 मिनट में 5 मिनट में मैं नहीं बता पाऊंगी। ये सारी चीजों पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी बाय प्रोफेशनल पीपल। आप देखो, सीखो,
कोई एक आध चीज है कि ये ग्लिच आ रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है दीदी, इसमें क्या करूं, वो शायद मैं यहाँ बता पाऊँ। लेकिन सिंपल कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है, वॉइस का बटन आता है, उसमें दबाओ, वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। तो ये आपको करते करते आएगा। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो वो बताना, तो मैं उसका डिस्कशन कर सकती हूँ यहाँ पे। लेकिन सिंपल कि कैसे करते हैं वो इतना बड़ा टॉपिक है, वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, अभी पिछले एक दो वीडियो में आपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया था कि शादीशुदा लड़की के पेरेंट्स कुछ बदल जाते हैं, पूरी तरह से मुझे याद नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक पूरा एपिसोड आप ये बनाएं कि शादी के बाद माँ बाप के लिए बेटी इतनी पराई क्यों हो जाती है। अभी पिछले दिनों बहुत सारी लड़कियां दहेज की वजह से, कई और वजह से सुसाइड करना, उन लड़कियों ने, प्लीज मैं चाहती हूँ सब लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भेजें और आप आंसर करें। मैंने अपने माँ बाप में भी बहुत चेंज देखा है शादी के बाद। पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटी कहीं घर वापस ना आ जाए, इसलिए हर समय उसको हर चीज सहन करने की सलाह देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, कमेंट बड़ा हो गया तो माफ करना। देखो, इसमें क्या है ना, शादी के बाद केवल माँ बाप नहीं बदलते, लड़की भी बदलती है, और अगर वो नहीं बदलेगी तो वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सारे माँ बाप नहीं बदलते, ये भी फैक्ट है। लेकिन अगर माँ बाप अपनी बेटी को हर कदम पे ये एहसास दिलाते हैं ना कि बेटा तू सही है, जो भी करेगी हम तेरे साथ खड़े हैं हर कदम पे, तो कई बार हमारी लड़की कुछ गलत कर रही है या फिर बात है इतनी कि छोटी है, ठीक है, माफ करके आगे बढ़ने वाली है, लेकिन वो अटक जाएगी क्योंकि उसको पता है उसके बैक है। तो कई बार माँ बाप की स्ट्रैटेजी होती है ये कि भाई इसको यहाँ से यही बोलो कि यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है, तभी हम वहां जाके एडजस्ट करेगी। होता है। और अब तो ये चीज बहुत हो रही है क्योंकि हम लड़कियों को पाल ही ऐसे रहे हैं, इतना पैम्पर करके, तो वो वहां जाके एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं होती लड़कियां। नॉर्मल है, उसमें उनकी भी क्या गलती है। जब उन्होंने अपने मैके में एडजस्ट करवाया ही नहीं, तो जब उन्होंने सीखा ही नहीं एडजस्ट करना, हर चीज भाई के बराबर मिली है, भाई से अच्छी मिली है, तो वो वहां भी वही देखती हैं। छोटी सी बात हुई, उनको लगता है बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया हमने, हमने तो बहुत एडजस्ट कर लिया। तो वो गलती पेरेंटिंग की शुरू से है। अगर हमें शादी के बाद अपनी लड़की को ऐसे ही छोड़ना है तो फिर हमें चाहिए कि हम उसे शादी से पहले भी उसी तरीके से पालें। मुझे ये लगता है, ताकि वो उसे पता चले कि भाई उसके फाइनल डेस्टिनेशन ससुराल ही है, उसे वहीं एडजस्ट करना है, वहीं पे अपनी जगह बनानी है, वहीं अपना जीवन बनाना है। ठीक है। बाकी इसमें ये मुद्दा ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, होना ही होता है। आप कब तक अपने माँ बाप की बेटी बनी रहेंगी? किसी की बहू बने न बने, किसी की माँ बन जाएंगी, अपने घर रास्ते में बिजी हो जाएंगी। माँ बाप ही अगर ये सोचने लगे कि बेटा तू हर टाइम हमारे पास आके रहे, कितनी बार होता है, मैंने देखा उनकी भाभियां नहीं है, मतलब भाई है ही नहीं, लड़का है ही नहीं। अब लड़कियां शादी करके अपने ससुराल में, माँ बाप बीमार हो रहे हैं और वो चाह रहे बेटा तू यहाँ आके रह या केयर कर हमारी, लड़की जा ही नहीं पा रही। अब वो कहने लगे जी हमारी बेटी तो बदल गई, हमने उसका सारी जिंदगी करा, भाई उसकी अपनी जिम्मेदारियां हो गई, फंस गई वो। तो ये इशू नहीं है, ये नॉर्मल है, ये जीवन है, चक्र है। तो ये लड़कियों को कहीं ना कहीं हमें पहले से ही सिखा के रखना पड़ेगा, और लड़कियां मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाती हैं कि भाई यहाँ पर हमारा परमानेंट बसेरा नहीं है, हमें जाना होगा, और जहां हम गए हैं वही हमारा असली घर है। तो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो कह रहे हैं कि जी बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, मैं हमेशा यहाँ पे यही कहती हूँ कि बर्दाश्त करो कहना उनका लॉजिक अपनी जगह है कि भाई लांछन लगेगा, लड़की डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो झेल रहा है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो एक्चुअली बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। तो मेरा मानना यह होता है कि अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, जो आपके साथ ससुराल में हो रहा है वो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर मुंह मत देखो कि पीयर वाले साथ देंगे तो मैं जाऊंगी। अगर मेरा जीवन यहाँ इतना बुरा है कि मैं सुसाइड करने की सोच रही हूँ, तो मैं बाहर चली जाऊंगी, चाहे मेरे पीयर वाले मना करें या कुछ करें। मुझे इतना पता रहेगा कि कम से कम मैं जिंदा रहूंगी, और मैं अपनी जिंदगी किसी और की वजह से खत्म नहीं करूंगी क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा नहीं था इसलिए हम मर जाएं। क्यों मर जाएं भाई, है ना। तो अगर मुझे जो भी लगता है जब सुसाइड की खबर आती है ना, ऐसा तो मुझे हमेशा लगता है कि क्या जरूरत थी सुसाइड करने की, छोड़ देती, बाहर आ जाती। माँ बाप अगर ये कहते हैं हम नहीं रख रहे, मुंह चढ़ के अगर ये भी कह देते हैं ना हम नहीं रख रहे, मत रखो। अगर हम थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं ना, अकेले रह लो,
मत देखो किसी का मुंह, लेकिन किसी भी घोंचू की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अपनी जान खत्म करना कोई समझदारी नहीं है। नहीं दे रहे माँ बाप सपोर्ट, कोई बात नहीं, हम अकेले रह लेंगे, लेकिन हमें भगवान ने जिंदगी इसलिए नहीं दी थी कि कोई बेअकल हमारे साथ बुरा बर्ताव करे और हम मर जाएं जाके। क्यों मर जाएं? वो मरे जाके जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जियो अकेले और इतना बढ़िया जी के दिखाओ कि जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया ना, उनके मुंह पे एक चांटा सा लगे। मुझे बहुत दुख और गुस्सा आता है सुसाइड का सुन के, या किसी ने लड़की को मार दिया। जब इंटेंशन आने लगती होगी यार कि ये लोग मेरे साथ ये कर सकते हैं, क्यों नहीं निकलती लड़कियां? क्यों देखती रहती हैं कि कोई आपको सपोर्ट करेगा जब आप निकलोगे? आपकी जान है यार, इसलिए थोड़ी मिली थी हमें जान। नेक्स्ट, मेरी शादी को 17 साल हो गए, मैंने लव मैरिज की थी, पर पिछले 2 साल से मेरे मायके वाले मेरे पास आने लगे। जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो तुरंत उन्हें मेरी याद आ जाती है, फोन कर देते हैं कि खाना लेके आ जाओ। या उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन कर देते हैं, बट अगर कोई त्योहार देना हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, तो फोन करना बंद कर देते हैं। बताओ दीदी ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मम्मी नहीं है, बचपन में ही शी पास आ गए। हाँ तो वो आपका यूज कर रहे हैं, सिंपल। आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि हारी बीमारी में आदमी भलवन साथ में कर देता है। तो उतना करो जितने में आप या आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, तो वो आपकी भलाई भी होती रहेगी। चलो जी, हमसे जो बन पड़ा हमने कर दिया, और उम्मीद भी नहीं रहेगी कि अब हमने इनका करा तो ये भी करें। अगर हम पैसे से या अपने घर परिवार को डिस्टर्ब करके बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब कर रहे हैं, हस्बैंड को ऑफिस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर हमें उम्मीद रहेगी भाई हमने इतना करा है तो हमारा भी करें। नॉर्मली जितना हो सकता है उतना कर दो, तो जोर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर किसी को झाइयों के लिए पता हो कोई क्रीम जैसे 100% हट जाएगा तो मुझे बताना। और हाँ, चेहरा रेड या थिन ना हो, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुलायम या हल्की है। बता देना भाई क्रीम का मेरे तो, क्योंकि क्रीम में मेरे को विश्वास नहीं है कि झाइयों के लिए कोई क्रीम काम करेगी। वो स्किन के अंदर होता है। जो मुझे लगता है स्किन का टेक्सचर ऊपर से तो इम्प्रूव लगाने से हो जाता है, अंदर की जो प्रॉब्लम है वो अंदर से ही सही होगी। या फिर कुछ इतना लाइट हो जो वास्तव में स्किन के अंदर जाए। तो मुझे तो झाइयों के लिए बेस्ट वही लगता है कि आलू घिसो। आलू है, कच्चा खीरा है, खीरा मतलब खीरा तो कच्चा ही होता है, खीरे को मतलब आइस में जमा के, या खाली खीरा ऐसे ही, ये चीजें मुझे लगता है काम करती हैं। तो पहले वो ट्राई कर लो, बाकी किसी को अगर 100% कोई क्रीम पता हो तो जरूर बता देना। नेक्स्ट, दीदी मेरी बहन की 6 मंथ पहले शादी हुई, उसके पति की अभी जॉब नहीं है, उसकी सास और नंद दोनों घर के कामों में कोई हेल्प नहीं करवाती। घर में जितना कम होते हैं वो अकेले करती हैं, काम होते हैं। घर में मेहमान आ जाए तो काम बढ़ता है, तो भी उसे अकेले ही करना पड़ता है। अगर वो अपनी सास को किसी काम को करने के लिए कभी मना भी कर देती है तो वो बहन को बोलती हैं कि अभी बुद्धि नहीं है, कैसे बोल दी मेरे को, बुद्धि नहीं है। जबकि नॉर्मल टोन में ही मना करती है, बट उसकी सास को ज्यादा ही बुरा लग जाता है। मेरी बहन जॉब भी करना चाहती है, उसके लिए वो अपनी पढ़ाई भी करती है, बट घर के कामों की वजह से उसे टाइम नहीं मिल पाता, वो काम करके ही बहुत थक जाती है। एक बार कोई ससुराल के जान पहचान का हॉस्पिटल में एडमिट था, तो भी बहन को ही रोज खाना बना के देना पड़ रहा था। कोई थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करता, और बहन का पति भी जानता है मेरी वाइफ सही है, फिर भी उसकी साइड नहीं लेता, फैमिली का ही साथ देता है। मेरी बहन बोलती है ये लोग बहू नहीं नौकरानी लाए हैं। उसकी सासू माँ बहन से रोज पैर भी दबवाती है। 6 महीने पहले शादी हुई है, और ये कहीं ना वो वाला टाइम चल रहा होता है जिसे कहते हैं कच्ची नौकरी वाला टाइम, है ना। उसमें जितना ज्यादा दोहन हो सकता है उतना दोहन करते हैं लोगों का। तो अब इसमें जो है, आपकी बहन को ना अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इट्स टू अर्ली कुछ भी डिसाइड करने के लिए। वो कुछ भी सोचे कि भाई ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, बहुत जल्दी हो जाएगा। 6 महीने हैं, और इसीलिए आपके जो बहन के पति हैं वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, क्योंकि अभी उसकी भी जॉब नहीं है, डिपेंडेंट है वो भी, है ना। तो बात यह है कि अगर उसने अभी से अपना झंडा बुलंद करा, बुराई आएगी, या तो कर सकती है, बुराई को झेल सकती है। तो भाई एक लिमिट है काम करने की, उतना करे, उसके बाद बोल दे कि नहीं हो रहा मेरे से, मैं थक गई हूँ, या इतना ही होएगा, इससे ज्यादा नहीं होएगा। क्योंकि जो कंडीशन अभी चल रही है ये ऐसे ही चलेगी जब तक वो नहीं बोलेगी। जिस दिन उसके बस होएगी फिर वो उस दिन बोलेगी,
ये पिछला करा हुआ सब गायब। ये होता है इनका हिसाब किताब। तो या तो अगर उसे लग रहा है कि भैया ये चीज मैं नहीं कर रही हो, तो उसे चाहिए कि फिर मना ही कर दे एक टाइम के बाद कि भाई मेरे से नहीं होगा, नॉर्मल काम कर ले, फालतू के काम जितने बढ़ रहे हैं वो ना करे, बोलना सीख ले। या फिर ये है कि बर्दाश्त करती रहे अभी कुछ दिन आदर्श बहू, कि अभी 6 महीने में यहाँ के जुबान चलने लगी, ये वो यही सब सुनने को मिलेगा। अगर ये सब सुनना नहीं है बस की, तो करो भाई काम। लेकिन बात यह है कि शुरू में ही जो औरतें कह देती हैं, बता देती हैं, पीछा छुटता है उनका, फिर उतना काम करना होता है हमें जितना वास्तव में जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे हम। और जो एक वो है ना कि अभी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी कह देती है, भाई वो उनको मुझे लग रहा है बहू का कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं। वो सही कह रही है, बहू नहीं चाहिए, वो पुराने जमाने में बहू मतलब नौकरानी, वो चाहिए उन्हें। तो आपकी बहन के पास 2 ऑप्शन है, सम अप करूँ सारी बात को तो, या तो अभी ऐसे जैसे चल रहा है चलने दे, अगर उसके बस की सीधी बुराइयां ताने लेने नहीं है। अदरवाइज पढ़नी गाली है बाद में, तो जो पहले करना है वो बाद में करना है, ये सोच ले। तो भाई अभी कर दे कि मेरे से इतना काम नहीं होता, बस इतना करूंगी, और उतना ही करे, करे अपनी पढ़ाई फिर ढंग से। लेकिन तैयार रहे वो, ये नहीं होने का कि भाई उसने कह भी दिया उसके बाद भी उसे कोई कुछ कह नहीं रहा, ऐसा नहीं होने का, कहेंगे सब। हो सकता पति भी चबड़ चबड़ शुरू कर दे। नेक्स्ट मैम, मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, मेरी जस्ट सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, मेरा बेटा अभी भी खड़े खड़े पेंट में पॉटी करता है, बिस्तर में सुसु करता है, अब तक प्रॉपर बोल नहीं पा रहा। सास छुट्टी ली है घर काम के लिए, वो अब सुसु पॉटी को लेकर चिड़चिड़ कर रही है, मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा सीख जाए। उसे जबरदस्ती टॉयलेट से बैठाया तो भी नहीं करता। भैया उसे बैठाना ही पड़ेगा, एक उसका वही वाली बात है जो पिछली बार बात हुई थी, एक टाइम होगा किस टाइम पे उसको प्रेशर आता है, आपको बैठाना ही पड़ेगा। उसको निक्कर पहना के रखो, जिस टाइम पे उसको टॉयलेट पॉटी का वो लगता है प्रेशर, आपको पता है एक अंदाजा कि उसके बाद वो करेगा, ताकि पेंट में नहीं करे। और बाकी 3 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता है, आप उसको ना स्ट्रिक्टली भी समझा सकते हो। मैं तो ये कहूंगी जब एक आध बार अगर ऐसी गड़बड़ होती है ना, और आपको बच्चे को ये मैसेज देना है कि ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, चांटा भी मार दो एक आध तो चल जाएगा। अभी मैं आपको मतलब ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जब हम यहाँ पे आए आए थे ना ये वाले घर में, मेरी लड़कियां 3 साल की सारी थी, 5वां बर्थडे यहाँ पे मना था, चौथी साल में चल रही थी जब हम यहाँ पे आए थे। तो 3 की पूरी हो गई थी, मतलब जब हम यहाँ पे, मैंने उन्हें इंडियन टॉयलेट सीट पे मतलब बस स्टैंड वाली बैठाना शुरू कर दिया था। अभी क्या था, एक बार यहाँ पे जब हम नए घर में आए आए थे, तो मेरी बेटी ने टॉयलेट सीट गंदी कर दी, उसे यूज करना नहीं आया या जो भी है, खुद से जाने आने लगी थी, लेकिन उसने टॉयलेट सीट गंदी कर दी। और वो मैंने उस टाइम तो क्लीन कर दी, लेकिन मुझे ये था कि ये अगर मैंने इसको नहीं ढंग से समझाया ना, ये इस चीज को नॉर्मलाइज कर लेगी और ये दोबारा करेगी। तो मैंने चांटे मारे थे, और मुझे ध्यान है शायद एक भी नहीं मारे थे, मैंने 2-3 मारे थे उस टाइम पर उसके। तो चांटे ऐसे ही लगे बस, ये उंगली उंगली क्योंकि इतनी छोटी थी, मारे तो इतने इतने से ही, ऐसा नहीं कि मैंने पकड़ के कूट दिया या कुछ और है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती अपने बच्चों को। लेकिन हाँ, चिल्लाई इतना थी, और उसको मतलब मैंने इतना गुस्सा दिखाया था कि उसको ये समझ में आ जाए, रोने लगी थी बहुत चिल्ला चिल्ला के वो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक को कहना बजाय बैंड, दूसरी को ब्लूटूथ से उसको खुद ही जानकारी हो गई, तो वही नहीं करा उन्होंने उसके बाद, संभल के रही। तो अगर 3 साल का बच्चा ये चीजें कर रहा है ना, वो पक चुका, तो वो नहीं कर रहा। लेकिन एक गड़बड़ और है, जहां मैं आपका कहूंगी कि मेरा वाला केस शायद नहीं है, कि वो 3 साल का और अभी भी ढंग से बोल नहीं पा रहा। तो ऐसा तो नहीं कि उसका डेवलपमेंट ही स्लो चल रहा है, आप डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लो कि वो ऐसा पर्पजली नहीं कर रहा, हो जा रहा है। एक बार डॉक्टर से भी कर लो, कभी मेरी सुन के आप अपना बच्चा कूटना शुरू कर दो और कहो जी ये क्या हुआ। क्योंकि एक ये चीज डिफरेंस है, 3 साल का बच्चा बोलने लगता है बहुत अच्छी तरीके से, पटरा 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 पटरा, मतलब 2.5 पौने 3 साल का तो प्री नर्सरी में चले जाते हैं। तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा लो कि उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है भी, तब तो सास के चिड़चिड़पन का आप इलाज ढूंढोगे, पहले अपने बच्चे का ढंग से चेक कर लो
कि दिक्कत उसको है क्या। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है और फिर ये कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फिर एक आध बार उसके साथ। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास दादी बेड पर है, 1 साल से मैं अकेले हैंडल करती थी, बच्चे भी छोटे हैं। जेठानी का घर साथ में है, वो कभी कभी आती है और क्या हुआ क्या खाया फोन चला के चली जाती है। दुनिया के सामने बड़ी केयरिंग शो करती है। मुझे अकेले अब हैंडल नहीं हो रहा। दादी सास को सिर्फ नहलाने में हेल्प मांगी, वो आती है पर कहती है मुझसे नहीं होता। मैं थक जाती हूँ। मैंने सुना दिया बोलना ईजी है करना डिफिकल्ट। मना वो कर नहीं सकती। विलेज वाले क्या कहेंगे, उनके बच्चे दोनों दादी सास ने पाले हैं, मैं क्या करूँ। और वो सुरती है, कहना चाहिए हमारी भाषा की सिंपल जो वो है ना विलेज वाला स्टाइल है, मना वो कर नहीं सकती तो बोलो उन्हें। नहीं तो ये है कि अब आपके वही चक्कर है ना, अगर एक ही घर में रहते हो साथ में ही है, कभी कभी आती है जेठानी का घर साथ में है, या तो उसका टाइम फिक्स कर दो कि ये वाला काम आपको ही करना है। नहीं करोगी तो ये वाला मैं कर दूंगी, अगले टाइम का आपको करना है। और नहलाने का भी कि या तो मेरे साथ मदद करवा लो, नहीं तो फिर एक बार आप नहलाओगी एक बार मैं। बच्चे आपके उन्होंने पूरे पाल लिए, कुछ तो शर्म करो उस चीज की, कुछ तो बदला दो। एक बार सीधे सीधे बोल दो और इस चीज में आपको कोई गलत कहेगा नहीं कि क्या कह रही है, आप टेक्निकली सही हो। एक बार क्लियरली बोल दो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा। नहीं तो अपने पति से बोलो, फिर पति वहां बोलेंगे अगर बोलते हो तो, कि वो अकेली कब तक करेगी। नेक्स्ट, दीदी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे जेठ जेठानी भी गवर्नमेंट टीचर है। मेरे जेठ जेठानी हमेशा मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर पीछे से चुगली करते हैं, बट मेरे सामने बहुत अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। मेरी सास से मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, कुछ तो इन चुगलियों की वजह से और कुछ डाउरी की वजह से। मेरे को जब प्रेगनेंसी में सबकी जरूरत थी, पर जब मेरे जिंदा बचना भी बहुत मुश्किल था, उस वक्त भी मेरे सास ससुराल का कोई नहीं खड़ा था और अब भी नहीं है। सब सिर्फ जिम्मेदारियां गिनाते हैं, अधिकारों की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी सिर्फ बंद कमरे में सपोर्ट करते हैं, बाकी पेरेंट्स के सामने उनका मुंह तक नहीं खुलता। मेरा दम घुटता है यहाँ, बच्चे की खातिर यहाँ हूँ बस, किसी से अपने मन की बात तक नहीं कह पाती। सिर्फ कान्हा जी के सामने रो लेती हूँ। मेरा तन मन धन हर तरीके से सबका किया, बट जब मेरी बारी आई तो सब मेरी कमियां गिनाने लगे। मैं अपनी मेंटल पीस चाहती हूँ, हमेशा लाइफ में हर चीज में टॉप रहने वाली लड़की आज इस फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से बर्बाद हो रही है। शो मी सम वे। आप एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में अभी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई तो वर्थ हो गई, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास जॉब में जाके अपना दिमाग अपनी वाइब चेंज करने का एक ऑप्शन है। स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाती है जब हम होम मेकर हों, हमारे हाथ में ना तो पैसे हों ना हमारे पास कहीं बाहर निकलने की जगह। तो आप ये मान के चलो कि आपकी स्थिति बहुत सारी महिलाओं से ऑलरेडी ठीक है, आप अपने आप को इस कुचक्र से निकाल सकती हो। अब हर जगह टॉप रहने वाली लड़की अगर इस पॉलिटिक्स की वजह से नीचे जा रही है, तो आप समझ जाओ कि ये पॉलिटिक्स कितनी बेकार की वो आपके लिए खड़ी कर रही है। इनमें मत पड़ो। ये 4 लोग क्या कह रहे हैं, आपके सास ससुर और आपके जेठ जेठानी, उस चीज को हल्का कर दो, ठीक है। ये मान के चलो कि ये 4 लोग दुनिया नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं, अब तो ये कहना शुरू कर दो अच्छा ये कह रहे हैं चल ठीक है। मैं तो ये एक कंडीशन ये आ गई थी, कोई नई चीज मैं कर रही हूँ और उसमें अगर मेरे सो कॉल्ड परिवार वाले जो थे उस टाइम पे अपने मेरे, यार अजीब सा लग रहा है, तो मैंने सीधे कहना शुरू कर दिया था तुम्हें अजीब लग रहा है, इसका मतलब हाँ लग रहा है। मुंह पे ही कहना शुरू कर दिया था 1-2 बार। तो ये मान के चलो कि ये 4 जो कह रहे हैं ना, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये सब कुछ वही कह रहे हैं जो आपको बुरा लगे, आपको बुरा फील करवाने के लिए कह रहे हैं। ये करना शुरू कर दो तो जैसे ही मान लो इन्होंने कहा कि तू अच्छी नहीं लग रही, तो समझ जाओ आप अच्छी लग रही हो। तू गलत कर रही है तो समझ जाओ आप सही कह रही हो, है ना। ये वाला काम मत कर तो समझ जाओगे वही काम आपके लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए मना कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा दिमाग हल्का हो जाएगा और कुछ नहीं। और रही बात ये कि पति वहां सपोर्ट नहीं करते, बाहर जाके मत करने दो। हम अकेले कम है क्या अपने लिए। नेक्स्ट, सुनीता जी मैं वही हूँ, मैंने बताया था ना मेरा बच्चा चला गया पेट में डिलीवरी टाइम से 2 दिन पहले। आपने कहा जल्दी मत करो बच्चे के लिए। मुझे आपकी वो बात सही लगी और मैं मान भी ली, लेकिन उसे भूलूं कैसे। उसका जो पेट में एहसास होता था, उसे सबके सामने तो स्ट्रांग रहती हूँ पर अकेले में वही सब याद कर रहा था रात को।
रोना आता है, नींद नहीं आती, कुछ करने का मन नहीं करता, ना ही किसी से बात करने का। जब बेबी पेट में था तो मैंने कहा था मम्मी से, जापा पीहर में करा लूं क्या, बिकॉज मेरी सास बीमार रहती है। और मम्मी ने कहा था ठीक है यहाँ करा लेंगे। पर मैं एक दिन घर गई, तब मेरी भाभी ने कहा हमारे तो हमारा काम ही नहीं होता, आपके वहाँ कोई काम वाली लगा लो। तो हमें कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारा तो हमारा ही काम खत्म नहीं होता। जबकि किचन का तो सारा काम हमेशा मेरी मम्मी ही करती हैं, तो मेरा क्या बढ़ जाता उनको। अब मेरे मन में भाभी के लिए नाराजगी है कि उन्होंने बेबी के आने से पहले ही ऐसा बोझ समझा उसको, और भी बहुत कुछ कहा था उन्होंने। जैसे यहाँ राजस्थान में नंदन से गोबर का स्वास्तिक लगवाया जाता है सूर्य पूजन के दिन, तो उन्होंने बोला ये सब खुद के घर पे होता है, पीहर में नहीं लगाते ये सब। तो मुझे उनसे चिढ़ और गुस्सा सा होने लगा है। अब वो अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है उन्होंने पहले ही ऐसा शगुन करके सब बोल कर, तो मैं क्या करूं। आपकी सलाह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, प्लीज रिप्लाई, बहुत लंबा हो गया पर आई होप आप मेरे मन की स्थिति समझेंगी। बिल्कुल समझ रही हूँ, और आपकी सुन के मुझे दुख भी बहुत हुआ था। ये सब चीजें जो आपके दिमाग में आ रही है ना, वो आपके बच्चे की अकस्मात डेथ की वजह से आ रही है। दूसरी चीज, आपकी भाभी ने जितना भी कुछ बोला, जो भी कुछ करा, सिर्फ और सिर्फ वो ये मेक श्योर कर रही थी कि आप वहां पर ना जाएं। जैसे आप कमेंट में पढ़ रहे हैं ना कि भाई कोई बीमार आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई भी है, अब मान लो ये है कि मम्मी सारा काम करती हैं, उनका क्या बढ़ जाए। लेकिन फिर भी एक कोई डिलीवरी के लिए हमारे घर आ रहा है, नया बेबी आ रहा है, हम जापा कर रहे हैं, बढ़ता है काम। भले घर का दूसरा कोई कर रहा हो किचन का, लेकिन अपने घर का माहौल डिस्टर्ब होता है। तो उसको वही लग रहा हो, उसको नहीं चाहिए वो चीज, है ना। तो वो अपनी तरफ से वो हर कोशिश कर रही है कि आप वहां ना आओ। तो वो बात फैक्ट है। देखो, अगर ऐसी भाभी हो, पीरियड जाने का मन नहीं करता और ना ही जाना चाहिए, अगर स्थिति और बद से बदतर नहीं करनी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हो गया। इतना किसी का आजकल सतयुग नहीं है कि किसी की जबान की वजह से चीजें ऐसे जन्म मृत्यु वाली हो जाए। बस आपका प्रारब्ध था, वो होना था, वो हो गया। लेकिन अगली बार जब आप प्लान करेंगी, तो अब आप वहां जाने की नहीं सोचेंगे, स्थिति ये बदल जाएगी, है ना। कोई काम वाली या कुछ भी है, या बेस्ट है आप अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेना रहने के लिए। जब आएगा मजा, असली काम तो भाभी का तब बढ़ेगा, क्योंकि रसोई आप कह रही हो मम्मी संभालती है, ये करना। लेकिन अभी फिलहाल थोड़े दिन रुक जाओ, अपने शरीर का सोच के बच्चे को याद करो, रो मत। यही सोचो कि अभी आपके हाथ में आना था वो, लेकिन अब शायद 2 साल बाद आएगा। बस इतना सोच के सबर कर लो, टाइम गिनती जाओ, धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो दोबारा लौट के आ जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, जब आपकी बेटियां छोटी थी तब आपकी रूटीन क्या थी, और बच्चे, घर और जॉब कैसे मैनेज करते थे। लाइक तब तो नींद भी प्रॉपर नहीं मिलती थी, तो एनर्जी कहाँ से आती थी, और आपको कभी टेंशन नहीं हुई कि इतने वर्कलोड से आपकी हेल्थ ना खराब हो जाए। नहीं। एक एक क्वेश्चन बताऊं, जब आपकी बेटियां छोटी थी तो आपके रूटीन क्या थी। मेरी बेटियां मेरी प्रायोरिटी थी। दूसरी चीज, घर जॉब बच्चे कैसे मैनेज करती थी। मैंने फुल टाइम मेड लगाई हुई थी एक टाइम पे आके, और जब मैं 6 महीने की मैटरनिटी लीव खत्म करके गई हूँ, तो जस्ट उससे 2 दिन पहले ही मैंने तय कर लिया था एक मेड। लेकिन वो पूरे दिन के लिए नहीं आ रही थी, ना वो घर का काम, वो सिर्फ बच्चों की केयर टेकर बनने को तैयार हुई थी। काम प्रोफेशनल करती थी, लेकिन 9 से 3 अगर मेरा टाइम है, तो डॉट 3 बजे, मतलब 3 से, मैं वहां से स्कूल से निकल रही हूँ 3 बजे या 2 बजे, जो भी मेरा स्कूल का टाइम है। तो उस टाइम मेरा घर स्कूल के पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, पैदल आती थी। तो पैदल आने में मुझे 15 मिनट लगते थे, वो 15 मिनट भी वो वहीं रुकती थी। कभी हो गया कि मैं आई हूँ और वो मुझे मिल जाए, नहीं तो अगर 3 बजे तक का स्कूल है, तो वो डॉट 3:15 निकल जाएगी। अगर मुझे रास्ते में 3:15 से 3:20 हो गए, तो वो नहीं मिलेगी मुझे, और 3:15 पे मैं डॉट आ गई हूँ, तो बस ये था कि मैं घुस रही हूँ और वो निकल रही है। तो कुल मिला के जब तक मैं नहीं हूँ घर में, तब तक मेरी जगह पे एक प्रॉपर मेड थी जो मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी। मेरी सास साथ में थी, हम जॉइंट फैमिली में थे। तो खाना वगैरह मम्मी दोपहर का देख ही लेती थी, बच्चों का दूध वगैरह है मेड खुद बना ले तो भी ठीक, नहीं तो वो बना के देते थे थी। और दूसरी चीज कि बाहर वाले पे मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, वो प्रेशर नहीं था। तो मम्मी हाउस वाइफ ही थी, तो वो रहती थी परमानेंट, ये था। लेकिन कल को कोई मुझे ये ना कह दे कि ये तो दोनों बच्चे छोड़ के चली गई, हम घर का करें या इसके बच्चे देखें।
बच्चे देखने के लिए भाई मैंने बंदा लगा रखा है, घर का तुम वैसे भी कर रहे हो वैसे भी कर रहे हो। तो ये था। उसके बाद जब वो हटी है, उसके बाद जो लगाई थी वो मैंने फुल में टाइम के लिए लगाई थी, और वो घर का भी सारा करती थी। तो उसमें था कि वो सुबह आ जाती थी 8 सवा 8 बजे, सर्दी गर्मी दोनों टाइम में, और 8 सवा 8 आके फिर वो शाम को जाती थी 7:30 पौने 8 बजे। तीनों टाइम का खाना हमारे यहाँ खाती थी, और पूरा घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ। खाली टाइम में बच्चों को संभालती थी ऐसे। और दूसरी की एनर्जी, नींद भी प्रॉपर नहीं मिलती थी तो एनर्जी कहाँ से आती थी? देखो नींद मुझे अब भी नहीं मिलती, इससे भी कम मिलती थी, लेकिन जो बच्चों के आने से खुशी थी ना वो ज्यादा थी। तो इसलिए मैं बीमार पड़ जाऊंगी इसका चांस ही नहीं था। जब आप जी लगा के जी रहे हो ना इतने सालों की बीमारी के बाद, तो फिर आपको अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई वांटेड टू आस्क यू, मेरी मैरिज हो गई एंड नाउ सास प्यार की जगह बस ताने देती है, कितना ही कर दो काम कुछ ना कुछ, जो नहीं किया वो गिना देती है और बेटे के कान भर देती है। मेरे माइंड में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सिर दर्द करता रहता है, मैं क्या करूं? तो आपको क्या उम्मीद थी सास क्या करने वाली है? यही करती है, यही कर रही है वो तो एक आध कोई विरली होती है कि जो ये सब ना करे। भाई जो आपने नहीं किया वो गिना देगी, वो उसका तरीका है अपनी घर गृहस्थी के उसूल आपको सिखाने का। बेटे के कान भर देती है वो वही है। आप खुद सोच के देखो, अगर आपने 26 27 साल 20 साल 30 साल जो भी है अपना बेटा पाला, अब उसके लिए मम्मी सारी दुनिया है, फिर उसने वो बेटा आपको दे दिया। अब दे तो दिया लेकिन साथ में पेंच ये भी फंस रहा है कि कहीं मेरे से ज्यादा इसकी अहमियत हो गई तो फिर मेरा क्या ही होएगा। वो एक ह्यूमन वो है डिफेक्ट, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो जब सास बनती है महिला तो ये नेचुरली होता है कि ये सब होता ही होता है। आप उम्मीद गलत करके जा रहे हो कि मेरी सास ये नहीं करेगी। सिर में दर्द बर्द मत करो, काम करते रहो। जो नहीं किया वो गिना रही है, यानी कि अभी एक्सपर्टाइज आपको घर संभालने में नहीं आई, उसको एज अ फीडबैक लो, कोशिश करो वो भी सीखते रहो। रही बात कान भरने की, अगर आपके और आपके पति के बीच का बॉन्ड ठीक है और आप टेक्निकली राइट हो, तो कान भरने वाला प्रोसेस ना थोड़ी बहुत देर ही चलता है, फिर आदमी को समझ में आने लगती है कि भाई कहीं ना कहीं झोल है, गलत तो ये भी नहीं है ना? तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझदार होना पड़ेगा बस। नेक्स्ट मैम, मैंने पहले आपसे अपने बेटे को लिए यूकेजी में इसके लिए 4 अक्षर वाले शब्द कैसे पढ़ना सिखाएं, आपने बताया था, हेल्पफुल रहा। अब आप आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना कैसे सिखाएं? मेरा दूसरा बेटा 5th क्लास में है, उसके लिए स्पीड कैसे बढ़ाएं? राइटिंग की हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी है, इसमें और हेल्प कर दीजिए। आ की मात्रा के सिंपल हैं, पहली 2 आवाज जो हैं उसको पहले पढ़ लो। अगर ये है हमारा, मान लो जैसे बिल्कुल ही छोटे हैं, कान दाल बात ऐसे वाले, तो भी ब पे आका डंडा बा त बात, ऐसे करके अभी आगे के भी जब पढ़ाओगी ना तो उसको यही सिखाना कि पहली 2 आवाजें एक साथ जोड़ लो, उसके बाद शब्द पढ़ो ना तो सही पढ़ा जाता है। केवल वो वाले जब आएंगे, जैसे मान लो तुम्हारा आएगा बाहर, तब है कि ब पे आकर डंडा बा, हर हर, वो दोनों एक साथ पढ़ने हैं। उसमें ना एक गत्ता इस तरीके का बना लो जो मैंने स्कूल में बनाया हुआ है, एक तरीके से जो पढ़े जा रहे हैं वो सारे एक लाइन में रहते हैं, और जिनमें पढ़ने का तरीका चेंज होता है फिर वो दूसरी लाइन में अलग से रहते हैं, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। टाइम भले एक की या 2 दिन लग जाए, लेकिन उसे ना तो कंफ्यूजन होगा और वो अच्छी तरह पढ़ना सीखता है फिर वो। ठीक है। और हैंड राइटिंग साफ करने का, जो कॉपी की लाइनें हैं उसमें फिक्स करा दो अक्षर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर वो लाइनें खिंची इसीलिए होती हैं ताकि बच्चा उन्हें हाशिए की तरह यूज कर सके, उसमें फिट करके लिखना शुरू करवा दो, राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक। और जो हिंदी में ऊपर जो लाइन खींचते हैं हम शब्द के, अगर वो सीधी नहीं खींच पा रही है, शुरू में एक आध बार आप स्केल से खींच के दिखाओ कि देखो सीधी कितनी सुंदर लगती है, और उसे बोलो कि उस लाइन को खींचने में भी प्रॉपर टाइम ले, लेकिन जो कॉपी में लाइन है उसके ऊपर ऊपर चलाए। उसे खुद लगेगा जब साफ हो रही है तो वो अपने आप फिर धीरे धीरे कर लेता है कवर। कोई पर्टिकुलर अक्षर है जो गलत बना रहा है, इसकी वजह से राइटिंग गंदी लग रही है, उसको अलग से एक पन्ने पे लिखने के लिए दे दो, इसमें तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, ऐसे बना के देखो फिर कितना सुंदर लगता है ना? और जी तुम्हारी हैंड राइटिंग की स्पीड, उसका मैंने 2 3 बार पहले भी बताया है। आप ना ओरल बोलना शुरू कर दो जो लिखवाना है,
उसके सामने रखी है किताब, वो उसमें से देख के लिख रहा है और आप बोल भी रहे हो। सपोज करो आपको लिखवाना है उसमें आई एम अ गुड बॉय, तो उसको रुकने मत दो, वो लिख रहा है, सामने लिखा हुआ है किताब में से और वो देख के लिख रहा है आई एम अ गुड बॉय, लेकिन आप बोलो, लिखो आई कैपिटल में, चलो आगे ए एम एम, फिर ए जी ओ ओ डी, बोलती जाओ लगातार, उसको रुकने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब उसका एक पेज पूरा होगा ना, उसको खुद लगेगा कि उसने कितनी जल्दी लिख लिया। ये चीज मैंने आराध्या पे ट्राई करी है और काम करती है, और बहुत नहीं कि आपको महीनों बैठना है, मुश्किल से 1 हफ्ता उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं वही हूँ जो पिछले 2 बार से कमेंट कर रही हूँ और आपके जवाब से खुश भी हूँ। अब आप बताओ फिर से स्कूल ज्वाइन कर लूँ या अपने पति के साथ उनके सैनिटरी वेयर के शोरूम पर जाऊँ? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, स्कूल छोड़ दिया तो घर पर मन नहीं लगता। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि आप सैनिटरी वेयर वाले शोरूम पर ही बैठो, क्योंकि जॉब और घर दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे और वहां पर आपको टाइम की लिबर्टी रहेगी, है ना। और दूसरा, स्कूल में जितनी थकान होती है उससे कम होगी ऑफिस में बैठ के। वहां तो बच्चों के साथ आपको लगना पड़ेगा, बैठोगे भी, खड़े भी होगे, बार बार जीना भी चढ़ोगे उतरोगे, बोर्ड पे भी लिखोगे, कॉपी भी चेक करोगे, बच्चों की शैतानियां भी हैंडल करोगे। यहाँ आपको सिर्फ कस्टमर हैंडल करने हैं, है ना। तो कर लो सैनिटरी वाला शोरूम ज्वाइन। नेक्स्ट, ये मैंने दे दिया इनका जवाब। अब आगे आगे, सुनीता जी आप अपने पूरे दिन की डाइट बताइए। क्या आप बेड टी लेती हैं? दिन में कितनी बार खाना खाती हैं? जल्दी डिनर लेने से क्या आपको रात में भूख नहीं लगती? और क्या आपने रात में बिल्कुल स्किप कर दिया है रात में मिल्क? कितने सारे क्वेश्चन छोटे से में। देखो, पूरे दिन की डाइट बताएं, मेरी ऐसी कोई फिक्स डाइट नहीं है, लेकिन हाँ मैं रोटी खाती हूँ 2, चावल खाती हूँ छोटी वाली प्लेट में, लगभग 1 पलटा आप मान के चल सकते हो। ठीक। अब क्या आप बेड टी लेती हैं? नहीं, मैं बेड टी नहीं लेती, मैं सीधे नाश्ता करती हूँ जब भी काम निपटा के, नहा के, बिना नहा के, लेकिन सीधे नाश्ता प्रॉपर। और पहले मुझे बेड टी की बहुत गंदी आदत थी, बहुत मुश्किल से छोड़ी है मैंने, अब नहीं मन करता। दिन में कितनी बार खाना खाती हैं? कम से कम 5 बार, कम से कम, वरना 6 बार। सुबह खा के जाती हूँ, फिर मैं 10-11 बजे इंटरवल होता है स्कूल में, वहां खाती हूँ, फिर मैं आके खाना खाती हूँ 2:30-3 बजे जब भी आती हूँ। उसके बाद फिर 6-6:30 बजे फिर कुछ खाते हैं और फिर रात को डिनर। तो यह जो शाम को 6-6:30 जो खाते हैं ना, अक्सर वो ये है कि खाली चाय पी ली, एक आध बिस्किट खा लिया, वो बहुत लाइट होएगा। अगर वो हैवी हो गया तो फिर डिनर नहीं करा जाता। अब क्या होता है कि डिनर जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 7:30-7 बजे तक खा लूं, उसके बाद ना खाऊं, तो वो जब होने लगा तो वो 6:30 बजे। अब सिर्फ ये है कि 6:30 भी खत्म, 4-4:30 बजे चाय एक पी ली, उसके बाद फिर सीधे ये है कि खाना खा लो, फिर ये हिसाब होता है। अब इसमें क्या है कि मैंने रात में मिल्क बिल्कुल स्किप कर दिया है, हाँ, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं होता। पी लो तो वो गले तक भरा हुआ लगता है, रात को नींद नहीं आएगी। और जो जल्दी खाना अगर जब खा लो ना, तो भूख नहीं लगती वाला वो चीज है कि हल्की मल्की लगती है, लेकिन वो भूख कहीं ना कहीं बर्दाश्त हो जाती है। जो लेट नाइट खा के हजम नहीं होता ना, वो जो बेचैनी रहती है उससे बेटर है। और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वेट लॉस के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है अगर आप कम से कम 12 घंटे तो अपनी बॉडी को, 12-14 ऐसे दे दो जो कुछ भी ना जाए, तो वो अपने आप हील होती रहती है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, दी वर्क फ्रॉम होम के लिए एक बार आप बोल दो ना, कोई कर रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए, थैंक्स दी। चलो जी, मैंने बोल दिया। पिछली बार भी मैंने आपका ही था या किसी और का था, पर मैंने कहा था कि ऐसा ही कोई काम सजेस्ट करना भाई जो जेन्युइन हो, किसी गरीब का पागल ना बनाना कि हाँ जी कुछ भी ये लिंक कर दो वहां पैसे जमा कर दो, ऐसा कोई काम मत बताना, पर कोई जेन्युइनली घर पे बैठ के कोई काम कर रहा हो जिससे अर्निंग हो रही हो, तो वो बता देना यहाँ पर। नेक्स्ट, प्लीज मैम आप मेरे कमेंट का रिप्लाई करना, 2-3 साल से आपके चैनल से कनेक्ट हूँ, आई एम पीजीटी टीचर, बट ये प्रॉब्लम मेरे मायके वाले भी सॉर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए मैसेज किया था। मेंटली स्ट्रांग कैसे बनूं? मेंटली स्ट्रांग, ये वही है इनका, ये वही वाला कमेंट है जो जॉब करती हैं, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं ना, ये मैंने दे दिया। नेक्स्ट, हेलो जी, प्लीज कोई अच्छा सा स्ट्रेटनर और ड्रायर रिकमेंड कीजिए। अगर छोटा लेना है तो फिलिप्स वाला मेरा बढ़िया चल रहा है ड्रायर। बाकी अभी मेरे पास सारे स्ट्रेटनर, ब्लोअर, ड्रायर, ये सब अगा रखे हैं। और
परफेक्टली काम कर रहे हैं। स्ट्रेटनर तो बहुत ही अच्छा है, वो कॉम्ब वाला, वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। लेकिन अभी ये है कि बाल मैं हीट डैमेज से बचाना चाह रही हूँ, तो अब पिछले 6 महीने से मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर लेना है, वो बहुत अच्छा है, अगारो का जो कंघे वाला है। नेक्स्ट, सुनीता जी, आपने एवरीडे डिफरेंट ड्रेस वेयर करने का अच्छा वे अप्लाई किया हुआ है, रियली अप्रिशिएटेड। प्लीज हमें गाइड करें कि वार्डरोब फुल है ड्रेसेस से, बट हर ड्रेस में कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो नहीं पहननी है। 4-5 ड्रेसेस ही हैं जो रिपीटेडली रेगुलर पहनी जा रही हैं, सो प्लीज गाइड अस अकॉर्डिंग। देखो, जो बेहद जरूरी होने पर भी आपने निकाला कपड़ा और वापस रख दिया, और वो कोई पार्टी वियर कपड़ा भी नहीं है, इट मीन्स वो नहीं पहना जाएगा, उसको रिटायर करो, दे दो जिसको भी जो पहन सकता हो, है ना। मान लो आपको कहीं से स्टिचिंग चुभ रही है, फ्लैशी लग रहा है, ज्यादा हल्का लग रहा है, फिटिंग ठीक नहीं आ रही, कुछ भी है, गला डीप है, किसी की बाजू टाइट है, एनीथिंग, अगर कोई ऐसा है जो पहनने लायक है ओकेजन, आपने वो निकाला लेकिन फिर उसको रख दिया, इट मीन्स आप उसको कभी नहीं पहनोगे। उनको आप निकाल दो, अपने आप आपकी अलमारी में जगह हो जाएगी। मेरे पास जो कपड़े हैं, देखो, एक तो अभी मेरी 2 बेटियां हैं, है ना। एक तो पलट पलट के इतने पुराने पुराने कपड़े, कहीं ना कहीं जब मैं इनकी ड्रेसेस बनाती हूँ, मिक्स एंड मैच करती हूँ ना, पिछले इतने सालों में, शादियों में सब कुछ है, वो काम आ जाते हैं। मेरे पुराने से पुराने ब्लाउज, स्कर्ट, छोटे जो साइज के भी थे ना, वो भी, और बड़े वाले भी। आरोही का और मेरा साइज इस टाइम बिल्कुल एक हो चुका, ब्लाउज बिल्कुल फिट आते हैं, सूट वगैरह पहने बिल्कुल सेम फिटिंग आएगी, वो लंबी है और अच्छे लगते हैं। तो भाई मैंने तो इसलिए सब कुछ रखा हुआ है, मैंने कुछ रिटायर नहीं करा। साड़ियां हैं, साड़ी रियूज मैं पहले भी दिखाती थी वीडियो, लेकिन वो साड़ियां जो एज अ साड़ी बांध रहे हैं, तो या तो ऊपर वाली प्लेट उसकी खराब हो गई है, या कोई पल्ले की लेस वेस खराब हो गई है, मतलब जो साड़ी साड़ी के तौर पे नहीं पहनी जा रही, मैं उसका रीयूज करती थी। जो साड़ियां आपकी साड़ी के तौर पे ही पहनी जा रही है ना, केवल ओल्ड फैशन हो गई इसलिए आप रिटायर कर दो, नहीं। मेरी पुरानी से पुरानी साड़ी रखी हुई है, ये सब फैशन घूम घूम के आते हैं, और ना भी आए ना फैशन। अभी मैंने नौमी में जब वो करवाया था अपना कीर्तन, कितने पुराने स्टाइल की साड़ी थी वो, मैंने पहनी थी, एंड कितनी सुंदर वो लग रही थी। मुझे नहीं फर्क पड़ता ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये पुरानी हो गई है कुछ नहीं। जब आप पहनते हो ना पुरानी चीज अपनी निकाल के इतनी बढ़िया, मैं साड़ियां खराब करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो रखो, अगर स्टोरेज कम पड़ रही है आप अटैचियों में रख लो, ऊपर की तरफ रख दो अटैची में करके। लेकिन अगर ऐसे कपड़े हैं जो आपके 1.5 साल बाद भी लेकिन आप पहन पाओगे, उनको रखो। बट जैसे कुछ सूट हैं, स्कूल जाने के हैं या छोटे मोटे फंक्शन के हिसाब के आपने बनवाए, अब आपका छोटा मोटा फंक्शन आया, ओकेजन आया उसको पहनने का, लेकिन आपने देखा फिर नहीं, ये नहीं पहनते, ये रख देते हैं, फिर नहीं वो पहना जाएगा, ऐसों को निकाल दो, तो भी आपका काफी हल्का हो जाएगा मामला। भले आपने फिर वो पैसों का महंगे का लिया था, सस्ते का लिया था, जगह ही घेर रहा, ऊपर से दिमाग और खराब हो रहा उसको देख देख के, तो एक ही बार जी के अड़ा करके निकाल दोगे, फिर वो दिखेगा नहीं, आपकी टेंशन खत्म। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं आपके साथ अपनी खुशी बताना चाहती हूँ, आपकी वजह से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो पहला कमेंट ही था, बहुत मजा आया आज, सो रिलेटेबल, थैंक यू। चलो ये खत्म हो गए। तो ये थे एपिसोड 230 के सारे जवाब मैंने दे दिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट जो पिछले छूटे हुए थे मैंने वो भी बैक में जाके देख के दे दिए, ठीक है। आई होप कि आपको सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे। अगर अपने या किसी और के काम के लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिसके भी काम का लगे जो भी हिस्सा, ठीक है। और अपने जो भी कमेंट हैं वो अगली शाम को 5 बजे तक, जैसे आज ये 2 बजे आपको वीडियो मिली है, अब अगली शाम तक 5 बजे तक आप कर दिया करना, उसके बाद मैं किसी भी टाइम शूट करने बैठ जाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।